हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी वाला पर। मेरा नाम है अंकित मालविया और आप सभी जानते हैं सफल 2.0 पर आज हमारी जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके थे। पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ बाकी के टॉपिक्स को। तो चैप्टर का नाम है किनशिप कास्ट एंड क्लास अर्ली सोसाइटी 600 बीसी से लेकर 600 सी तक। ये थीम नंबर 3 या चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग, प्रारंभिक समाज 600 बीसी से 600 सी तक का समय है। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिए थे। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पर, जिसमें हम कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे। सभी लोगों को बातें समझ में आ गई है? चलिए, तो इससे पहले कि मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई देखिए, यहां पर आपको जितने भी हिस्ट्री के टॉपिक्स मिल रहे हैं क्लास 12th के अंदर जो आपकी सीयूईटी की एग्जाम है उसमें तो ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके अलावा जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी आप लोगों को काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि यहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल के साथ और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा बोर्ड के एग्जाम में भी एज वेल एज सीयूईटी के एग्जाम में भी, क्योंकि सीयूईटी के एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर आपने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों के लिए उन क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाना, एमसीक्यू सॉल्व कर पाना बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें सभी लोग कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हैं ये आप लोगों के लिए और आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि प्रीवियस सेशन में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया था। इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार के सोर्सेस हैं जो हिस्टोरियंस यूज करेंगे, और टाइम पीरियड आप लोगों को ऑलरेडी पता है 600 बीसी से 600 सी। देन द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, यानी महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण हुआ है किस तरह से किया गया, क्या स्टेप्स हुई हैं और किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कब किया गया था जैसे 1919 में, और साथ ही साथ क्या क्या इसका रिजल्ट हुआ, वो सारी बातें हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ी थी। देन वी हैव टू मूव ऑन द अनदर टॉपिक दैट इज किनशिप एंड मैरिज, यानी बंधुत्व और विवाह। इनके कई सारे नियम थे और इनके कई सारे प्रकार थे। तो हमने देखा किनशिप एंड मैरिज यानी विवाह और बंधुत्व के जो भी रूल्स थे और जितनी भी वेरिड प्रैक्टिसेस थी उनके बारे में काफी अच्छे से हमने समझ लिया था। हालांकि इस टॉपिक के कुछ पॉइंट्स या कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए थे या सब टॉपिक्स बचे हुए थे, वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। और आज हमें क्या क्या पढ़ना वो भी दिखा देता हूं। देखिए, आज हम वही जो किनशिप एंड मैरिज वाला आपका टॉपिक है जिसमें हमने कुछ तो सब टॉपिक कवर कर लिए थे लेकिन कुछ सब टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, मेनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस, यानी कई सारे नियम और कई प्रकार की प्रथाएं किससे संबंधित, किनशिप एंड मैरिज। तो आई थिंक किनशिप हम कवर कर चुके थे, अब हमें मैरिज कवर करना है, यानी विवाह के नियम और विवाह की पद्धतियों को हमें पढ़ना है। ठीक है, एंड देन वी हैव टू मूव ऑन द अनदर टॉपिक दैट इज सोशल डिफरेंशिएशंस, यानी सामाजिक विषमताएं। तो क्योंकि हम सोशल कंडीशंस को ही इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं तो सोशल डिफरेंशिएशंस भी हैं, सामाजिक विषमताएं भी हैं। तो हमें सामाजिक विषमताओं को पढ़ना है, सोशल डिफरेंशिएशन को पढ़ना है विद इन द फ्रेमवर्क एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, यानी जातिगत ढांचे के अंदर और बाहर। ठीक है, सो विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। ठीक है, एंड देन द अनदर टॉपिक बियॉन्ड द बर्थ, रिसोर्सेस एंड स्टेटस, यानी कि जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। ठीक है, जन्म से परे यानी क्या होता है कि वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें बर्थ के हिसाब से स्टेटस मिलता है कि अगर आपका जन्म ब्राह्मण में हुआ है तो आप ब्राह्मण बनोगे। ठीक है, अगर आप शूद्र में जन्म हुआ है तो शूद्र। तो इस तरह से वर्ण सिस्टम ही है, लेकिन यहां पर बात हो रही है कि बियॉन्ड द बर्थ, बर्थ को छोड़कर बर्थ से परे, जन्म से परे क्या चीज, रिसोर्सेस एंड स्टेटस, यानी कि आपकी जो प्रतिष्ठा है और आपके पास जो संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंशिएशन, यानी सामाजिक विषमताओं को हमें क्या करना है, यहां पे एक्सप्लेन करना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक सामाजिक अनुबंध, समझ गए। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको आज के इस सेशन में हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। कई सारे माइक्रो टॉपिक्स और कई सारे कॉन्सेप्ट और माइक्रो कॉन्सेप्ट आएंगे जिन्हें हम एक एक करके बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता के साथ सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। समझ गए, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहला टॉपिक हमारे सामने है जिसमें हम बात करेंगे रूल्स ऑफ मैरिज, यानी विवाह के नियम। रूल्स ऑफ मैरिज पर आने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि इससे पहले हमने क्या करा था, किनशिप
वाले टॉपिक को पढ़ लिया था, किनशिप या पैट्रिलिनी, पितृसत्ता या पितृसत्तात्मकता के जो नियम है उनको पढ़ लिया था। ठीक है, प्रॉपर्टी के राइट में पैट्रिलिनी यानी पितृसत्ता का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसे फॉलो किया जाता था। ठीक है, खासतौर से जो रूलिंग क्लास है, क्षत्रिय वर्ण के जो लोग हैं, उनमें तो पैट्रिलिनी के प्रिंसिपल को यूज किया ही जाता था। हालांकि थोड़े थोड़े उसमें वेरिएशंस थे, जैसे अगर बेटा या पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो भाई राजा की जगह पर या प्रॉपर्टी का सक्सेसर बन जाता था। ठीक है, अगर चाहे तो कजिन जो ब्रदर है, कजिन्स या चचेरे या मौसेरे भाई को भी राजा अपना सक्सेसर बना सकता है, इन केस यदि उनका कोई भी रियल सक्सेसर नहीं है। बहुत ही रेयर कंडीशंस में फीमेल्स को या महिलाओं को गद्दी पर बैठाया जाता है या सक्सेसर बनाया जाता है। जैसे कि एक केस हमने यहां पे देखा, जो गुप्त वंश की राजकुमारी थी, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा था, जिनका विवाह बाकटक वंश के अंदर हुआ था, प्रभावती गुप्त। तो बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि फीमेल्स को सक्सेसर या फिर गद्दी पर बैठाया जाएगा। तो हमने पैट्रिलिनी का प्रिंसिपल पढ़ा, यानी पितृसत्तात्मकता का जो सिद्धांत है, प्रॉपर्टी में पिता की संपत्ति किसको मिलेगी, उसके बेटे को मिलेगी, उसके बेटों में डिवाइड होगी, बड़े बेटे को ज्यादा मिलेगी। ये चीज हम यहां पर कर चुके थे। ठीक है, अब आते हैं बेटा किस मुद्दे के ऊपर, अब आते हैं विवाह के नियम, रूल्स ऑफ मैरिज, विवाह के नियम। ठीक है, तो रूल्स ऑफ मैरिज में सबसे पहले रूल्स फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए क्या रूल्स थे, गर्ल्स के लिए क्या नियम थे। अब थोड़ी देर पहले मैंने जैसे पैट्रिलिनी का प्रिंसिपल आपको बताया, पितृसत्ता का सिद्धांत बताया। बेटा पितृसत्ता का सिद्धांत क्या बोलता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दिया हूं, एक बार फिर से देख लें कि पितृसत्ता का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि पिता की संपत्ति पर पहला अधिकार उसके बेटों का होगा, उसके बच्चों का होगा और वो उन्हीं के पास होगा। फीमेल्स को या पुत्रियों को, गर्ल्स को, वुमेन्स को देयर इज नो राइट टू क्लेम फादर्स प्रॉपर्टी, यानी महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी को क्लेम करने का कोई भी अधिकार नहीं था। यह चीज आपको क्लियर होगी। तो यहां पर यह चीज हमें अगर क्लियर हो गई तो फिर सोसाइटी में डॉटर्स के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या टास्क थे और क्या कंडीशंस थी, अब हमें वो समझना है। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि पिता की प्रॉपर्टी में फीमेल्स का या महिलाओं का कोई भी क्लेम करने का राइट नहीं है। देन व्हाट एग्जैक्टली द कंडीशंस फॉर वुमेन्स इन दिस सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी, 600 बीसी से 600 सी के समय फीमेल्स या गर्ल्स या वुमेन्स की क्या कंडीशंस थी। ठीक है, तो जब हम फीमेल, गर्ल्स या वुमेन्स की कंडीशंस की बात करते हैं ना बेटा, तो ध्यान रखें इसमें सबसे पहली चीज तो देयर इज नो राइट टू क्लेम द फादर्स प्रॉपर्टी, ये तो बात आ ही चुकी है आप लोगों को समझ में। अब दूसरा काम जो फीमेल्स के लिए बचता है बेटा वो ये है कि राइट टाइम पर राइट पर्सन के साथ क्या कर दिया जाए, विवाह कर दिया जाए, यानी मैरिज परफॉर्म कर दिया जाए। ठीक है, तो ये काम बचता है डॉटर्स के लिए, यानी महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, कि राइट टाइम पर राइट पर्सन के साथ उनका क्या हो जाना चाहिए, विवाह हो जाना चाहिए। अब विवाह का भी एक नियम है। ठीक है, यहां पर मैरिज का भी क्या है, एक रूल है जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। क्या रूल है बेटा, कि जो विवाह होगा वो आउटसाइड द ग्रुप होना चाहिए। आउटसाइड द ग्रुप बोल सकते हैं, आउटसाइड द किन बोल सकते हैं, यानी जिस ग्रुप, जिस समूह, जिस जाति वर्ग से एसोसिएटेड हैं उसमें नहीं करना है, आउटसाइड करना है। बहिर्विवाह का कॉन्सेप्ट था, अंतर विवाह नहीं चलता था। ठीक है, अंतर विवाह को डिनाई किया गया था और आउटसाइड मैरिज को एक्सेप्ट किया गया था ब्राह्मणिकल सिस्टम में। तो फीमेल्स के लिए क्या काम बचा, फीमेल्स कैन नॉट क्लेम द फादर्स प्रॉपर्टी, दे हैव ओनली वन। ठीक है, उनके लिए एकमात्र काम क्या है कि राइट टाइम पर राइट पर्सन के साथ उनका विवाह हो जाना चाहिए, और विवाह जो होना चाहिए वो आउटसाइड द ग्रुप या किन होना चाहिए, यानी अपने जाति वर्ग से दूसरे जाति वर्ग में विवाह होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ गई। तो बेटा अगर ये सब करना है तो इसके लिए यहां पर जो हाई वर्ग, जो बड़े बड़े वर्ग थे, जो बड़े बड़े एलिट कम्युनिटीज थी, जैसे राजा महाराजाएं, अगर हम उनके सोसाइटी में या उनके परिवार के अंदर महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो ये बहुत ही हिस्टोरियंस के द्वारा बताया जाता है कि भाई उन्हें बहुत ही ज्यादा देख रेख में रखा जाता था। ठीक है, उनके ऊपर बहुत ही टाइट निगरानी रखी जाती थी। ठीक है, और उनके लिए जो एकमात्र काम था वो ये था उनके पिता के लिए, उनके फादर के लिए, कि सही समय पर सही व्यक्ति को ढूंढकर उनका विवाह कर देना। इसलिए फादर के लिए जो टास्क होता है विवाह के समय, जब वो अपनी बेटी की विवाह करता है, शादी करता है, तो जो कन्यादान वाली प्रोसेस होती है, जो रिचुअल होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ का एक टास्क बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि
क्या कंडीशंस थी उस समय पर फीमेल्स की समझ गए। चलिए, सो व्हाइल सन्स वर इंपॉर्टेंट, क्योंकि पुत्र तो महत्वपूर्ण है ही। अगर पिता की सत्ता को आगे बढ़ाना है तो उसमें महत्व किसका, पिता का है, पुत्र का है। तो पुत्र का तो काम हमने देख लिया, बट नाउ वी आर कमिंग ऑन द डॉटर्स। तो डॉटर्स के लिए क्या था वो मैंने आप लोगों को यहां पर सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस फ्रेमवर्क में फीमेल्स के लिए क्या था वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। नाउ मूव ऑन टू द अनदर कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है फेसिंग चैलेंजेस। तो फेसिंग चैलेंजेस को समझते हैं। अब बेटा यहां पर मैंने आपको क्या बताया, एक चीज बताई, एक बात बताई कि फीमेल्स के लिए क्या कंडीशंस थी वो मैंने आपको बताई, और मैंने आपको विवाह का एक नियम बताया, और वो नियम क्या था, आउटसाइड विवाह जो होना चाहिए वो आउटसाइड द ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, आउटसाइड ग्रुप मैरिज होना चाहिए। ये मैंने आपको एक नियम बताया था विवाह का, ठीक है। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई। अब यहां पर क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को, फेसिंग चैलेंजेस के अंदर चैलेंजेस फेस किए गए, क्योंकि ये जो नियम थे, ये जो नॉर्म्स थे सोसाइटी के अंदर, ये ब्राह्मण्स के द्वारा बना दिए गए थे, ठीक है, और लोगों के द्वारा इन्हें फॉलो किया जाना था। लेकिन अब हमेशा कंडीशंस एक जैसी नहीं होती है, तो धीरे धीरे कुछ चैलेंजेस आए जहां पर लोगों ने उन प्रिंसिपल्स को, उन नॉर्म्स को फॉलो करना बंद कर दिया, या एक प्रकार से उनके सामने कुछ अन्य प्रकार की चीजें या इंफॉर्मेशंस भी आई। तो पहले उन चैलेंजेस को देख लेते हैं कि क्या चैलेंजेस आए इन नॉर्म्स को फॉलो कराने में, और क्या कंडीशंस थी जिसके कारण ये चैलेंजेस आए। आप सभी जानते हो कि जब हम इस टाइम ड्यूरेशन को देखते हैं 600 BC से 600 CE, जब हम इस टाइम ड्यूरेशन को देखते हैं तो आप सभी जानते हैं कि इस समय पर क्या हुआ था बेटा, पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, इकोनॉमिकल चेंजेस हुए थे, ये सभी लोग जानते हैं आप लोग। इस समय पर हमारे देश में कुछ नए शहर, कुछ नए स्टेट्स, कुछ न्यू सिटीज इमर्ज हुई थी, नए नए शहर बने थे, नई नई राज्य बने थे, महाजनपद बने थे। और जब ये हुआ तो इकोनॉमिकल कंडीशन डेवलप हुई, ट्रेड और कम्युनिकेशन काफी ज्यादा बढ़ा, और ट्रेड और कम्युनिकेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने लगे थे, ठीक है। इस टाइम में, ठीक है, इस टाइम में लोग क्या करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने लगे थे। मैंने आप लोगों को बता दिया कि पहले से जो नियम चले आ रहे थे, ठीक है, जैसे आउटसाइड जो ग्रुप है उसमें विवाह करना है, और भी कई सारी चीजें हैं, वर्ण सिस्टम वगैरह वगैरह। लेकिन इस समय पर क्या हुआ कि कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस में क्या हुआ, नए नए शहर, नए नए नगर बस रहे थे, और लोग जो थे वो मूवमेंट कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे। तो अब हुआ ये कि मान लो कि ये नॉर्म्स अगर इस एरिया में चल रहे हैं, और इस एरिया के जो लोग हैं वो यहां आ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, मिल रहे हैं, यहां के लोगों से मिल रहे हैं, तो मान लो कि उत्तर भारत के जो लोग हैं उनसे दक्षिण भारत के लोग मिल रहे हैं, ठीक है, उत्तर भारत के लोगों से दक्षिण भारत के लोग मिल रहे हैं, ईस्ट इंडिया के लोग मिल रहे हैं, ठीक है, साउथ इंडिया के लोग मिल रहे हैं, वेस्ट इंडिया के लोग मिल रहे हैं। तो जब सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं तो वो अपने आइडियाज, अपने प्रिंसिपल्स, अपने जीवन को जीने का तरीका, अपने समाज के जो नियम है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो एक दूसरे के आइडियाज जब एक दूसरे से शेयर हो रहे हैं तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो नॉर्म्स पहले से बने हुए थे उनके सामने चैलेंजेस फेस हुए, समझ गए। अब और ज्यादा इजी करके मैं बता दूं कि भाई देखो क्या था, पहले क्या बोला गया था, आउटसाइड ग्रुप में मैरिज होना चाहिए। लेकिन मान लो कि कोई लोग आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इनसाइड में ही कर देते हैं, ठीक है, हमारे लिए ऐसा नहीं है कि पिता का जो बड़ा बेटा हो उसे ही हम प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी दें, है ना। तो कई सारे समाज में कई सारे डिफरेंशिएशंस थे, कई प्रकार की अलग परंपराएं थी, तो लोग बाग अपनी परंपराओं को, अपनी सामाजिक नियमों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। इसी वजह से जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स थे, जो कोड्स थे, जो लॉ थे, उनको एक प्रकार से चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या चैलेंजेस फेस किए गए थे इस समय पर और क्यों वो चैलेंजेस आए थे, ठीक है। सो विद द इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स सोशल लाइफ बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, सामाजिक जीवन और ज्यादा जटिल हो गया, ठीक है। लोग, जो पास के लोग थे, दूर के लोग थे, वो एक दूसरे से मिलने लगे, ठीक है, आपस में वस्तुओं को खरीदने और बेचने लगे, और साथ ही साथ उन्होंने आपस में अपने जो आइडियाज थे, जो विचार थे, कंडीशंस थी, वो एक दूसरे के साथ शेयर करी। तो ये सारी चीजें हुई, और इस वजह से क्वेश्चनिंग की गई अर्लियर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस से। तो जो पुरानी परंपराएं थी, जो प्रैक्टिसेस थी, उसको लेकर लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आए कि भाई हम ये क्यों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे भी तो काम कर सकते हैं। अब आप लोग ये देख रहे हो कि भाई चैलेंजेस फेस किए गए हैं, और जब चैलेंजेस फेस किए गए हैं,
इन चीजों को जब देखा गया है तो अगेन अब ब्राह्मण्स क्या होंगे, इसको लेकर एक्टिव हो जाएंगे, इसको लेकर सजग हो जाएंगे और फिर वो इन नियमों का पालन हो समाज में, उसके लिए कुछ नए कदम उठाएंगे। तो अब यहां पर क्या किया गया, ब्राह्मण्स के द्वारा कुछ नए कदम उठाए गए जिससे कि इन नियमों को समाज में अच्छी तरह से लागू किया जा सके, सभी लोग इसका फॉलो करें, प्रिवलेंस में आए। इसके लिए कुछ नए तरीके अपनाए गए। क्या तरीके अपनाए गए वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। देखिए, सो नाउ द ब्राह्मण्स रिस्पोंडेड। तो अब ब्राह्मण्स का क्या रिस्पॉन्ड हुआ और किस तरह से उन्होंने कोशिश करी कि उनके जो नॉर्म्स हैं वो बने रहें। तो सबसे पहला कदम जो ब्राह्मण्स के द्वारा उठाया गया वो ये था कि जितने भी लॉ थे, जितने भी कानून थे, जितने भी नियम उन्होंने बनाए थे, उनका कोडिफिकेशन किया गया, उनको संहिताबद्ध किया गया, कोडिफिकेशन करा गया। इट मीन संहिताबद्ध किया गया, उनको बुक के अंदर या ग्रंथों के अंदर लिख दिया गया। जैसे कि उन ग्रंथों को क्या कहा जाता है बेटा, उन ग्रंथों को कहा जाता है धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र। तो धर्मशास्त्रों में और धर्मसूत्रों में नियमों को कंपाइल कर दिया गया सिस्टमेटिक तरीके से ब्राह्मण्स के द्वारा। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा कदम जो ब्राह्मण्स ने उठाया वो ये था कि क्योंकि ब्राह्मण्स क्या थे, पुरोहित हुआ करते थे उस समय के पॉलिटिकल कंडीशंस में। राजा तो क्षत्रिय थे लेकिन राजा को सलाह देने वाले जो पुरोहित थे वो ब्राह्मण्स थे। तो यहां पर राजाओं को क्या किया गया, ऑर्डर दिया गया, आदेश दिया गया ब्राह्मण्स के द्वारा। ठीक है, ब्राह्मण्स जो कि पुरोहित हैं, एक प्रकार से मिनिस्टर हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट है उनकी, और वो एडवाइस करेंगे किसको, को यानी राजाओं को आदेश देंगे या ऑर्डर देंगे या सलाह देंगे, एडवाइस देंगे कि आपके राज्य में ये जो नियम है जिनको हमने यहां पर इंस्टॉल किया है या फिर हमने जिन नियमों का कोडिफिकेशन किया है, इनको आपकी टेरिटरी के अंदर फॉलो किया जाना चाहिए, आप इस बात को इंश्योर करिए। ठीक है। और तीसरा तरीका जो यहां पर ब्राह्मण्स ने निकाला वो ये था कि इस सिस्टम को, जो वर्ण सिस्टम का जो वर्ण व्यवस्था है, जो वर्ण ऑर्डर है, ठीक है, इस सिस्टम को उन्होंने क्या कर दिया, इसे वर्थ के साथ यानी स्टेटस को किसके साथ जोड़ दिया, बर्थ के साथ, जन्म के साथ जोड़ दिया। यानी आपका जो स्टेटस है, आपकी जो आपको जो जैसे अलग अलग 4 वर्ण है, तो 4 वर्ण में से अगर आप क्षत्रिय हैं, यदि आप वैश्य हैं, यदि आप शूद्र हैं, तो बाई बर्थ ये चलता है। ठीक है, ये आपको जो मिला है ये बाई बर्थ मिला है, ये नेचुरल है, इसमें कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, आप सभी जानते हो कि ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड जो वर्ण सिस्टम था वो बाई बर्थ था, यानी आप जो काम कर रहे हो वही आपका क्या होगा, वर्ण होगा। लेकिन धीरे धीरे जब हम पोस्ट वैदिक पीरियड में आते हैं और ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड आप लोग देख रहे हैं सोसाइटी के जो नॉर्म से बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, और इस समय पर क्या किया जा रहा है कि जो स्टेटस या जो वर्ण है वो किसके ऊपर बेस्ड कर दिया गया, फुल्ली वर्थ के ऊपर, जन्म के ऊपर। जबकि सबसे स्टार्टिंग में जो नेचुरल था वो क्या था कि बाई वर्क यानी कार्य के आधार पर, बाई ऑक्यूपेशन यानी कर्म के आधार पर। ठीक है, चलिए, तो ये चीज या इन तरीकों से ब्राह्मण्स ने क्या किया है, यहां पर अपने नॉर्म्स को या इस चैलेंज को रिस्पोंड किया। तो वही चीज मैंने आपको बताई, द ब्राह्मण्स रिस्पोंडेड बाय लेइंग डाउन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल्स। ठीक है, ये कोडिफिकेशन किया जाने लगा। 500 BC के लगभग से ही ऐसे संस्कृत के टेक्स्ट लिखे गए जिन्हें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, इनमें सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है उसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति का नाम आपने सुना होगा। तो मनुस्मृति को सबसे महत्वपूर्ण टेक्स्ट या ब्रह्म जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र है उनमें से एक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स वाज बाय नो मीन ऑफ ऑल परवेसिव। अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि इन तरीकों से, इन नियमों को फॉलो करने के लिए ब्राह्मण्स ने कुछ कुछ अलग अलग एक्टिविटीज या रिस्पॉन्ड किया। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखना वो ये कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो कि बहुत ही एक्सपांडेड, बहुत ही लार्ज टेरिटरी है, बहुत ही मैग्निफिसेंट एरिया है इंडिया का, और इतना लार्ज है, इसके साथ साथ यहाँ पर कई सारी डाइवर्सिटीज भी हैं, चाहे जियोग्राफिकली बात की जाए। ठीक है, टेरिटरी जो है वो एक जैसी नहीं है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर नदियां हैं, तो कहीं पर डेजर्ट्स हैं। जैसा जैसा टेरिटरी है वैसी वैसी वहां की सोसाइटी है, वहां के सोशल नॉर्म्स हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ब्राह्मण्स के जो नॉर्म्स है वो हर जगह पर कॉमनली या इक्वल तरीके से अप्लाई हो। तो हमेशा कोई ना कोई इस तरह की सोसाइटी या इस तरह के ग्रुप्स हमेशा रहे जो उन नियम्स को डिसओबे करते हैं या फिर फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है कि व्हाइल द ब्राह्मण्स ऑथर्स ऑफ दीज टेक्स्ट्स क्लेम्ड, भले ही ब्राह्मण्स के द्वारा या ब्राह्मण ऑथर्स जिन्होंने धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र लिखे उनके द्वारा ये क्लेम किया गया कि भाई ये जो हम नियम बना रहे हैं, जो कोडिफिकेशन हमारे द्वारा किया जा रहा है, ये सभी के लिए है,
ठीक है, ये क्या है, फॉर ऑल, सभी के लिए ये नियम से, सभी को इनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, भले ही ब्राह्मण्स के द्वारा ये बात अपने ग्रंथों में कही गई कि ये यूनिवर्सल वैलिड है। ठीक है, हैड टू बी ओबेड बाई एवरीवन, सभी को इन्हें फॉलो करना चाहिए। इट इज लाइकली दैट रियल सोशल रिलेशंस वर मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप सभी जानते हो कि वास्तविक जो स्थिति है वो ये है कि वास्तविकता में जो सोशल रिलेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि इंडिया की जो रीजनल डाइवर्सिटी है, इस वजह से हमेशा ब्राह्मण्स बाय नो मीन्स ऑफ ऑल परसेसिव, ठीक है, हमेशा हर जगह पर किसी भी समय पर ब्राह्मण्स के नॉर्म्स हर जगह पर अप्लाई नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, एक बहुत ही खास बात, जहां पर हमने देखा कि धर्मशास्त्रों, धर्म सूत्रों में या फिर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में आउटसाइड द मैरिज के ऊपर फोर्स किया गया है, लेकिन वहीं इन्हीं धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों में 8 प्रकार से विवाह करने के तरीके भी बताए गए हैं। ठीक है, देयर वर 8 टाइप्स ऑफ मैरिज, 8 प्रकार के विवाह के तरीके बताए गए हैं। अब बेटा इन 8 तरीकों में से भी ध्यान रखना कि जो 4 तरीके हैं उनको तो सही माना गया है। इट मीन्स कि यहां पे हिस्टोरियंस का ये कहना है कि हो सकता है कि ये जो स्टार्टिंग के 4 तरीके हैं, इन 4 तरीकों को ब्राह्मण्स के द्वारा फॉलो किया जाता होगा, या वो लोग जो ब्राह्मणिकल सिस्टम को मानते हैं उनके द्वारा फॉलो किया जाता था, और बाकी के जो 4 तरीके वो उन लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते होंगे जो इस सिस्टम से बाहर के थे। ठीक है, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर को नहीं मानते थे। तो यहां पर आप देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हाट इज द इंटरेस्टिंग दैट देयर वर 8 टाइप्स ऑफ मैरिज नॉर्म्स, 8 प्रकार से विवाह के नियम जो कि धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र के अंदर ही कंपाइल किए गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पर हमारे सामने अगला टॉपिक है 2.4 द गोत्रा ऑफ वुमेन, यानी यहां पर अब हम महिलाओं के गोत्र के ऊपर से जो सोशल कंडीशंस थी उसको जानेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैरिज जो होना चाहिए वो आउटसाइड द ग्रुप होनी चाहिए। आउटसाइड द ग्रुप में किस चीज को चेक किया जाएगा, गोत्र को। ठीक है, कॉमन गोत्र में या सेम गोत्र में विवाह नहीं किया जाता, ये आज भी आप लोग जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर आज भी एक गोत्र में विवाह नहीं करते। ठीक है, लेकिन यहां पर यही चीज के बारे में समझेंगे कि ये जो गोत्र सिस्टम था ये कब से आया और इसमें कौन सी जो बातें हैं जिनको बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को अब हमें यहां पर समझना है। तो वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस इविडेंट फ्रॉम सिरसा 1000 BC, 1000 BC के लगभग ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था ये स्टार्ट हुआ। 1000 BC में ये प्रथा शुरू हुई। ठीक है, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग भी सोसाइटी में क्या किया जाता है, डिवीजन किया जाता है, वॉज टू क्लासिफाई पीपल। और खास तौर से इस गोत्र प्रथा को कौन फॉलो करेगा, ब्राह्मण्स, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया तो वो तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, लेकिन ब्राह्मण्स के अलावा जो बाकी के वर्ग हैं उन्हें भी इसे फॉलो करना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण्स के द्वारा भी ये ऑर्डर, ये आदेश दिया गया। चलिए, तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि भाई गोत्र जो सिस्टम है ये 1000 BC के लगभग शुरू हुआ। अब इस गोत्र सिस्टम में जितने भी गोत्र हैं, ठीक है, जितने भी गोत्र हैं उनका जो नाम होगा वो किसी वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया है, और ये माना गया है कि वो सारे के सारे लोग जो एक पर्टिकुलर गोत्र से संबंधित हैं वो उन पर्टिकुलर ऋषि के क्या हैं, वंशज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वशिष्ठ गोत्र, तो वशिष्ठ गोत्र के अंदर जितने भी लोग आते हैं, जितने भी मेंबर्स आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वंशज हैं किसके, ऋषि वशिष्ठ के। समझ गए। और गोत्र का नाम किसके ऊपर रखा गया है, तो किसी न किसी वैदिक ऋषि के नाम पर गोत्र का नाम रखा गया। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। ईच गोत्र वाज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीर। ठीक है, इसके अलावा ऑल दोस हु बिलोंग्ड टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज हिज डिसेंडेंट्स, वो सभी लोग जो इनका पालन करते हैं वो सभी के सभी लोग क्या है, डिसेंडेंट्स माने जाते हैं, वंशज माने जाते हैं उस पर्टिकुलर ऋषि के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। जब आप गोत्र सिस्टम को पढ़ोगे ना तो 2 चीजें हैं जो आपको इसमें याद रखनी है बहुत ज्यादा, यानी अगर गोत्र का जो प्रिंसिपल है उसे फॉलो किया जा रहा है तो 2 चीजें हैं जो आपको याद रखना है, 2 नियम हैं गोत्र व्यवस्था या गोत्र सिस्टम से एसोसिएटेड। पहला तो ये कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कोई विवाह होता है, किसी कन्या का, किसी लड़की का अगर विवाह होता है तो लड़की को या वुमेन को, गर्ल्स को अपने फादर के गोत्र को, ठीक है, फादर के गोत्र को क्या करना होगा, त्यागना होगा आफ्टर द मैरिज। विवाह के बाद फीमेल को अपने पिता के गोत्र को त्यागना होगा और अपने पति के गोत्र को स्वीकार करना होगा। ठीक है, ये एक नियम है। और गोत्र सिस्टम के अंदर आने वाला दूसरा नियम जो ऑलरेडी आप जानते हैं कि सेम गोत्र में विवाह नहीं करना। ठीक है, कॉमन गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए, कॉमन या सेम गोत्र में।
ठीक है, डस नॉट मैरिज ऑन कॉमन और सेम गोत्र। सभी लोगों को बातें समझ में आ गई। तो गोत्र सिस्टम के जो 2-3 नियम मैंने आप लोगों को बताया, उसमें क्या है 2 नियम कि वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र, महिलाओं को अपने पिता के गोत्र को त्यागना होगा, एंड एडॉप्टेड दैट देयर हस्बैंड्स ऑन मैरिज, और अपने पति के गोत्र को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, ये बात क्लियर। और दूसरा नियम क्या है, मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, एक ही गोत्र के लोग विवाह नहीं कर सकते। ये 2 नियम है जो आपको याद रखना है गोत्र सिस्टम के। आगे बढ़ते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। नाउ वी हैव द अनदर पॉइंट, वे टू फाइंड आउट वेदर दिस वाज कॉमनली फॉलोड। अब यहां पे ना आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या है ये कॉन्सेप्ट? यहां पे आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे पता लगाओगे कि इस गोत्र व्यवस्था का पालन किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, बताइए। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन ही ये पूछा जा रहा है कि आप कैसे पता लगाओगे कि क्या ये गोत्र सिस्टम को समाज में पालन किया जाता था या नहीं किया जाता था, कैसे पता लगा सकते हैं? बेटा, इसको पता लगाने के लिए जो तरीका इतिहासकारों ने अपनाया है और जो यहां पर लिखा गया है वो ये तरीका है कि हमें क्या करना होगा, नेम्स की स्टडी करनी होगी। किसकी स्टडी करनी होगी? नेम्स की, नामों को समझना होगा। और वो भी किसके नेम्स? वुमेन्स के। ठीक है, किसके नेम्स? वुमेन्स के, क्योंकि महिलाओं के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि क्या समाज में गोत्र संबंधित नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं नेम्स में क्या करें, किस तरह से, या ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या, कोई उदाहरण है क्या जिससे पता चल जाए? तो बेटा, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे सामने है और वो है सातवाहन शासक। जो सातवाहन रूलर्स थे, उनके विवाह जिन फीमेल्स के या महिलाओं के या वुमेन्स के साथ हुए थे, उन वुमेन्स के नाम की स्टडी करके समझा जा सकता है कि सोसाइटी में गोत्र व्यवस्था का पालन किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अगर आपको इस चीज को समझना है तो या पता करना है तो क्या करना होगा, नेम्स की स्टडी करनी होगी। किसके? वुमेन्स की। अब इसमें भी ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो बहुत ही आपको इजीली इसकी स्टडी आप कर पाओगे? तो उसका आंसर क्या है? सातवाहन। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो हमें क्या करना होगा, नेम की। भाई, नेम की स्टडी क्यों? क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि जो नाम रखे जाते हैं लोगों के द्वारा, वो कभी कभी ड्राइव हो जाते हैं उनके गोत्र के नाम से। ठीक है, कभी कभी कहां से ड्राइव होते हैं? गोत्र के नाम से ड्राइव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक कारण हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नाम में सरनेम गोत्र को लगा लेते हैं। ठीक है, कई बार कई जगह आपने ऐसा सुना होगा, देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, गोत्र को सरनेम की जगह यूज करते हैं, या कई बार शायद नाम भी। खैर, हम तो उस सोसाइटी की बात करें तो कई बार क्या होता है कि जो नाम ड्राइव होता है ना, जो नाम रखा जाता है वो गोत्र के नाम पे ड्राइव हो जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ऐसा क्यों, नाम को क्यों स्टडी करना है पता करने के लिए। तो एक तो ये चीज हो जाती है कि कई बार लोग जो नाम रखते हैं वो अपने गोत्र के नाम पर रख लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि महिलाओं के नाम को स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मैरिज के बाद, विवाह के बाद अपने पति के गोत्र को एडॉप्ट करना है। तो इससे पता चल सकता है कि भाई उन्होंने एडॉप्ट किया कि नहीं किया, अगर उनका नाम बदल गया तो ओवरऑल यहां पर आप लोग स्टडी कर सकते हैं किसको? सातवाहनों को, अगर इस चीज को पता करना है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि भाई गोत्र व्यवस्था का पालन होता था नहीं होता था, इसको कैसे पता लगा सकते हो। वन वे टू फाइंड आउट वेदर दिस वॉज कॉमनली फॉलोड इज टू कंसीडर द नेम्स ऑफ मेन एंड वुमेन। तो महिलाओं के और पुरुषों के नाम को आपको कंसीडर करना होगा, देखना होगा। विच वर समटाइम ड्राइव्ड फ्रॉम द गोत्र नेम, जो कि कहां से ड्राइव हुए हैं? गोत्र के नाम से ड्राइव हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात, दीज नेम्स आर अवेलेबल फॉर पावरफुल रूलिंग लीनेज सच एज द सातवाहनास। ठीक है, ये नाम कहां से लिए गए हैं? पावरफुल जो लीनेज है वहां से ये लिए गए हैं। ठीक है, सेवरल ऑफ देयर इंस्क्रिप्शंस। अब यहां पर एक एग्जांपल जो मैंने जैसे आपको बताया सातवाहनों का, उनके बारे में हम देखेंगे। सेवरल ऑफ देयर इंस्क्रिप्शंस हैव बीन रिकवर्ड। सातवाहनों के कई सारे ऐसे अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं जो मिले हैं, और विच अलाउ, जो इतिहासकारों को अलाउ करते हैं, यानी इतिहासकार उन अभिलेखों को स्टडी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं टू ट्रेस फैमिली एंड इंक्लूडिंग मैरिजेस। तो इन दो चीजों का पता लगा सकते हैं, फैमिली का, परिवार का और मैरिज का। इससे ही तो पता चलेगा गोत्र का पालन हुआ नहीं हुआ। तो अब इसी चीज को हम यहां पर देख लेते हैं कि कैसे हम किन राजाओं के या किन उनकी वाइफ्स के नाम से पता लगाया जा सकता है। तो यहां पे देखिए, ठीक है, वे टू फाइंड आउट में ही यहीं से आपको पता चलेगा कि कैसे ये पता हुआ है। उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि नाम से पता चलेगा। तो सम ऑफ द सातवाहना रूलर्स वर पोलीजीनियस। तो पहली ही चीज यहां पर आ गई जो कि इस ब्राह्मणिकल सिस्टम को ब्रीच करती है, उसे डिसओबे करती है, क्योंकि पोलीगेमी या पोलीजेनी, बहुविवाह का तो कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुविवाह का पालन हो रहा है। कई सारे सातवाहन रूलर्स थे जिन्होंने पोलीजीनी यानी बहुविवाह को परफॉर्म किया था। ठीक है, ये चीज आप लोग देख रहे हैं।
सो एन एग्जामिनेशन ऑफ द नेम ऑफ द वुमेन, जब हम उनकी रानियों के नाम को एग्जामिन करते हैं, सातवाहनों की जब वुमेन्स को या वुमेन क्वींस के नामों को जब एग्जामिन करते हैं तो क्या देखा गया, दैट मेनी ऑफ देम हैड नेम्स ड्राइव्ड फ्रॉम गोत्रा, कि उनमें से कई सारी ऐसी वुमेन्स थी जिनके नाम ड्राइव हुए गोत्र के नाम पर। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने नाम आ गए गौतम और वशिष्ठी, क्योंकि कई सारी ऐसी रानियां हैं यहाँ की, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो यहाँ पे जो सतकर्णी है उनकी माता का नाम क्या है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो कई सारे ऐसे नाम हैं जो गोत्र से ड्राइव हुए। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, तो वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ के नाम पर गोत्र है, तो वशिष्ठी जो है इसका मतलब है कि वशिष्ठ गोत्र से है, गौतमी जो है वो गौतम के गोत्र से है, ऋषि गौतम के गोत्र से है। तो यहाँ पर कई बार जैसे मैंने बताया कि नाम जो है वो कहाँ से ड्राइव हो जाते हैं, गोत्र के नाम पर ड्राइव हुए हैं। ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ पे पता चल गई। देयर फादर्स गोत्र, ठीक है, ये उनके पिता का गोत्र है, ये चीज भी क्लियर हो गई कि भैया इनके पिता का गोत्र है। अब आगे आते हैं तो हमने देखा कि यहां पर क्या देखा हमने कि व्हाट इज ऑल्सो अपीयर्ड, एक और चीज जो यहां पर देखी गई वो ये है दैट सम ऑफ दीज वुमेन्स बिलोंग टू द सेम गोत्र, कई सारी ऐसी महिलाएं थी जो एक गोत्र की ही थी और उनका विवाह कहां हुआ, सातवाहन में हुआ। ठीक है, तो सातवाहन फैमिली के अंदर कॉमन गोत्र की महिलाओं का विवाह हुआ, और ये वाली जो बात है ये भी क्या है, ब्रीच कर रही है, क्योंकि जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं, ये ब्राह्मणिकल गोत्र सिस्टम का एक मेन प्रिंसिपल है। तो यहां पर हमने जब देखते हैं कि सातवाहनों के समाज को, तो हमें गोत्र व्यवस्था का पालन हो रहा था या नहीं हो रहा था, इस चीज का हल्का सा एक हमें हमारे सामने एक पिक्चर हमारे सामने बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला जो टॉपिक हमारे सामने आ रहा है वो ये है, वर मदर्स इंपॉर्टेंट, क्या महिलाएं महत्वपूर्ण थी, क्या वुमेन्स इंपॉर्टेंट थी। तो यहां पर अब इस चीज को समझते हैं। देखिए पेट्रिलिनी का प्रिंसिपल आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी पर राइट होता है किसका, फादर के बड़े बेटे का। ठीक है, फादर का बड़ा बेटा ही प्रॉपर्टी का क्या है, मेन उसका हक है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के बच्चे हैं उनका हक है। तो इस प्रिंसिपल में वुमेन्स को या महिलाओं को तो प्रॉपर्टी का कोई राइट है ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने ये देखा कि सातवाहन समाज के अंदर, सातवाहन सोसाइटी के अंदर जो राजा हैं, जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलमावी, तो राजाओं के जो नाम है वो महिलाओं के नाम से याद हो रहे हैं। ठीक है, या उनके ऊपर रखे गए हैं या कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये परसेप्शन बिठाएंगे कि भाई महिलाओं का सम्मान होता होगा उस समाज में, या महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी। तो अगर आप इस परसेप्शन पर पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है, सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि सातवाहनों में भी प्रॉपर्टी या सक्सेशन शिप का जो प्रश्न है वो पुरुषों के पास ही था, ना कि महिलाओं के पास था। ठीक है, तो अगर आप ये समझते हो कि सातवाहनों में तो जो राजाओं के नाम है वो मैट्रिमोनीस यानी महिलाओं के या मदर्स के नाम पर रखे गए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ के समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी, महिलाओं की कंडीशंस अच्छी होगी। लेकिन यहां पर इस पॉइंट पर पहुंचने से पहले एक बात और ध्यान रखना कि यहां पर भी सक्सेशनशिप यानी उत्तराधिकारी का जो अधिकार है वो सिर्फ बॉयज को ही है, फीमेल्स को नहीं है। ठीक है, इन द केस ऑफ सातवाहना वी नो दैट सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैट्रिलिनियल, यानी वही पितृसत्ता के सिद्धांत पर ही ये चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द टॉपिक नंबर 3। अब टॉपिक नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 3 में बेटा क्या है, सोशल डिफरेंशिएशंस यानी सामाजिक विषमताएं। और ये जो सामाजिक विषमताएं हैं ये विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, यानी जातिगत ढांचे के अंदर और जातिगत ढांचे के बाहर। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के अंदर और वर्ण व्यवस्था के परे, क्योंकि जातिगत व्यवस्था का मतलब हो जाता है वर्ण सिस्टम, हालांकि जाति व्यवस्था को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इसके अंदर और इसके बाहर जो सोशल डिफरेंशिएशंस थे, जो सामाजिक विषमताएं थी, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द टर्म कास्ट। अब ये जो टर्म है कास्ट, इसका तो मीनिंग हम सभी जानते ही हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये टर्म। ठीक है, जाति शब्द, जाति या कास्ट शब्द से तो हम ऑलरेडी जानते हैं, और जाति शब्द एक प्रकार से सोसाइटी को क्लासिफाई करने का ही या समाज के वर्गीकरण का ही एक क्या है, तरीका है, एक वे है। ठीक है, लेकिन ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट हैं, ब्राह्मणिकल जो ग्रंथ हैं, जैसे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, उन ग्रंथों के अंदर एक आइडियल ऑर्डर बताया गया था। क्या बताया गया था, एक आइडियल ऑर्डर यानी एक आदर्श व्यवस्था। ठीक है, जाति जो शब्द है वो तो हम जानते ही हैं कि सोसाइटी के क्लासिफिकेशन या हिरार्कीज को दर्शाने के लिए यूज किया जाने वाला एक टर्म भी है और एक सिस्टम भी है। बट
इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, उसमें एक आदर्श व्यवस्था यानी कि एक बहुत ही आइडियल ऑर्डर, एक आइडियल सिस्टम बताया गया। और उस आइडियल सिस्टम को क्या कहा जाता है? उस आइडियल सिस्टम को कहा जाता है वर्ण सिस्टम। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां पर अब हम ये देखेंगे कि इस वर्ण सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है, विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट सोशल डिफरेंशिएशंस क्या थे, सामाजिक विषमताएं क्या थी, ठीक है। तो ये एक आदर्श व्यवस्था थी। द आइडियल ऑर्डर वाज लेड डाउन इन द धर्म शास्त्र एंड धर्म सूत्र, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। जाति क्या होती है वो तो है ही है, हमको क्लियर है कि जाति का मतलब भी एक सोशल कैटेगरी, सामाजिक वर्गीकरण करने का ही एक माध्यम है। बट वी हैव अ आइडियल सिस्टम, और उस आइडियल सिस्टम को क्या कहा जाता है बेटा? उस आइडियल सिस्टम को कहा जाता है वर्ण सिस्टम। तो हमें वर्ण सिस्टम के अंतर्गत पढ़ना है सोशल डिफरेंशिएशंस को, सामाजिक विषमताओं को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव द फर्स्ट टॉपिक, द राइट ऑक्यूपेशन, यानी उचित जीविका, ठीक है। उचित जीविका वाले कॉन्सेप्ट को हमें यहां पर पढ़ना है। अब ये कॉन्सेप्ट आई थिंक बहुत इजी है, बहुत सरल है। आप सभी जानते हो कि वर्ण सिस्टम के अंदर, वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 वर्ण है, ये तो हम सभी जानते हैं। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। हर एक वर्ण के लिए एक पर्टिकुलर टास्क भी डिफाइंड है। वही उसका क्या है? जीविका का साधन है। वही उसका क्या है? ऑक्यूपेशन राइट है। उसी के जरिए वो अपना परिवार, अपना घर चलाने वाला है। और ये बात मुझे लग रहा है सभी लोग जानते हैं कि इस सिस्टम के अंदर ब्राह्मण्स को क्या काम करना है वो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि जितना भी लिटरेचर या साहित्य, चाहे वेद पुराण हो, उनको लिखना पढ़ने का काम ब्राह्मण का है। यज्ञ हवन वगैरह करने का काम ब्राह्मण्स का है। उपहार कलेक्ट करना या रिसीव करने का काम किसका है? ब्राह्मण्स का। ये सारे काम ब्राह्मण्स के हो गए। दूसरे नंबर पर आते हैं क्षत्रिय, ठीक है। तो जब हम क्षत्रिय की बात करते हैं तो क्षत्रिय वर्ण के जो लोग हैं उनका जो मेन टास्क है वो क्या है भाई? उनका मुख्य काम क्या है? उनका मुख्य काम है अपने जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी रक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना, रूल करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, यानी प्रशासन करना, ठीक है। इसके अलावा वैश्य वर्ण के जो लोग होते हैं उनको 3 टास्क दिए गए थे एट द एंड, फाइनल के 3 काम क्या क्या? एक तो खेती करना, एक पशुपालन करना और एक व्यापार करना। और चौथे नंबर पर आते हैं शूद्र। शूद्र के लिए जो ओनली टास्क बताया गया है वो है इन हाई क्लासेस यानी 3 वर्ण के लोगों की सर्विस करना, उनके लिए सेवाएं करना, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो ऑक्यूपेशन है, जो जीविका है, राइट ऑक्यूपेशन, सही जीविका किसके लिए, किस वर्ण के लिए क्या है? द धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रास ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट द आइडियाज ऑक्यूपेशंस ऑफ द 4 कैटेगरीज और वर्णास, ठीक है। यहां पर सबसे पहले कौन है? ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स के लिए क्या है? टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइस, ठीक है। एंड देन क्षत्रियास। क्षत्रियास के लिए क्या है? टू इंगेज इन वॉरफेयर, प्रोटेक्ट पीपल्स एंड एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस। वैश्य के लिए टू इंगेज इन एग्रीकल्चर, पेस्टुलिज्म एंड ट्रेड। एंड एट द एंड शूद्रास के लिए सर्विंग द 3 हायर वर्णास, 3 उच्च वर्ण के लोगों के लिए की सेवा करना, ठीक है। ये बात क्लियर आप लोगों को? ये सारे पॉइंट क्लियर। यहां पे आप हिंदी में भी देख सकते हो कि हिंदी में भी हमने यहां पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ स्ट्रेटजीज फॉर इन्फोर्सिंग दीज नॉर्म्स। इन नॉर्म्स को किस तरह से हमेशा ये लागू रहें, सभी लोग इनका पालन करें, इसके लिए क्या स्ट्रेटजीज ब्राह्मण्स के द्वारा समाज में अप्लाई की गई? तो उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि वर्ण सिस्टम वाज अ डिवाइन सिस्टम। ये ईश्वर के द्वारा, डिवाइन यानी एक देवीय व्यवस्था है, उसके साथ इसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। अगर आपको सोसाइटी के अंदर किसी नियम को अगर पालन कराना है तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे ईश्वर के साथ, भगवान के साथ या इस तरह से आप कनेक्ट कर दोगे तो पब्लिक उसे फिर जुड़ जाएगी या उसका पालन करेगी, क्योंकि फिर उसमें एक डर भी होगा, ठीक है। तो यहां पर ये एक था कि भाई 4 वर्ण के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, तो ये ईश्वर के, ब्रह्म के ही बॉडी के ऑर्गन्स से ओरिजिनेट हुए, इमर्ज हुए ब्रह्मा के। तो इस तरह से एक थ्योरी यहां पर पब्लिक के बीच में प्रमोट हुई, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि राजा लोगों के पुरोहित ब्राह्मण्स हुआ करते थे, और उन्होंने राजाओं को आदेश दिया था
कि आप अपने साम्राज्य में इन नियमों का पालन कराएंगे, ठीक है। और तीसरी चीज यह है कि स्टेटस जो होता है वो जन्म पर आधारित होता है, बर्थ के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये चीज भी थी, नेचुरल है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। जबकि हम सभी जानते हैं कि ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड जो वर्ण सिस्टम था वो किसके ऊपर बेस्ड था, बाई ऑक्यूपेशन, कर्म पर। लेकिन यहाँ पे बाई बर्थ हो चुका है, कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर हो गया। और जन्म का मतलब हो गया कि नेचुरल है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये स्ट्रेटजीज है कि इन नियमों को इन्फोर्स किया जा सके, इन नियमों को लागू किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द अनदर पॉइंट, नॉन क्षत्रिय किंग्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे नॉन क्षत्रिय किंग की बात करेंगे। अभी तो हमने ये वाले पॉइंट देखे कि वर्ण सिस्टम था और वर्ण सिस्टम में हर एक वर्ण के लिए एक पर्टिकुलर टास्क या ऑक्यूपेशन निर्धारित था, डिसाइडेड था। बट यहां पर हम सभी जानते हैं कि क्षत्रियों के लिए क्या काम था, क्षत्रियों के लिए काम था शासन करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन, और वॉर यानी युद्ध। ये सारे काम क्षत्रिय के लिए थे, ठीक है। साथ ही साथ ज्यूरिस्डिक्शन यानी न्याय वगैरह भी। बट अगर आप देखोगे एंशियंट पीरियड को ही, प्राचीन काल को ही, तो कई सारे ऐसे डायनेस्टीज हैं जो क्षत्रिय वर्ण से एसोसिएटेड नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि वर्ण सिस्टम को बहुत ही टाइटली फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि कई सारे जो रूलर्स हैं वो क्षत्रिय वर्ण की जगह पर ब्राह्मणिकल जो वर्ण है उससे संबंधित है। तो ये चीज को थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द शास्त्रों के अनुसार तो क्षत्रिय कुड बी किंग, राजा किसे होना चाहिए, क्षत्रिय को होना चाहिए। हाउएवर सेवरल इंपोर्टेंट रूलिंग लीनेज, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण रूलिंग लीनेज थे, यानी ऐसे वंश हैं जिन्होंने शासन किया है, शासक वंश हैं जो क्या है, हैड डिफरेंट ओरिजिन, अलग ओरिजिन से एसोसिएटेड है, लाइक मौर्य, शुंग, कण्व और सातवाहन। तो मौर्यों के बारे में तो काफी डिटेल में डिबेट्स होती हैं, काफी ज्यादा बातें होती हैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में। इनके बारे में बताया जाता है कि मौर्य, कुछ ग्रंथों में कुछ बातें हैं, कुछ ग्रंथों में कुछ बातें। जैसे बुद्धिज्म जो है, बुद्ध ग्रंथ जो है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय के रूप में मान्यता दी गई, जबकि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में ऐसा नहीं माना गया है। तो अलग अलग बात, ग्रंथों में अलग अलग बात है। जबकि आप ये जो तीनों डायनेस्टीज देख रहे हैं, शुंग, कण्व और सातवाहन, तो शुंग, कण्व और सातवाहन जो थे वो ब्राह्मणिकल डायनेस्टीज थी, ब्राह्मण वंश थे जिन्होंने रूल किया, मगध के ऊपर शासन किया, साउथ इंडिया में सातवाहनों ने, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को एक चीज जो क्लियर हो रही है वो ये हो रही है कि भाई जो शास्त्र हैं वो ये बोलते हैं, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो है वो ये बोलते हैं कि राजा हमेशा क्षत्रिय होगा, लेकिन यहां पर तो कुछ अलग चीज देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं या फिर कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो इसके पीछे एक प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल ये है कि राजा बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका जन्म क्षत्रिय वर्ण में हुआ हो। हालांकि ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इफेक्ट करेगा, लेकिन सबसे खास चीज ये है कि आपको अगर राजा या गद्दी पर बैठना है एंशिएंट टाइम पर, तो आपका रिसोर्सेस के ऊपर, ठीक है, और आपको कितने लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, ये अगर आपको मिल रहा है तो आप गद्दी पर बैठ सकते हो। यानी रिसोर्सेस अगर आपके पास है और अगर आपको पब्लिक का या लोगों का सपोर्ट है, तो ये दो चीजें बहुत मायने रखती हैं, बजाय कि आपका जन्म क्षत्रिय वर्ण में हुआ हो, ठीक है। तो ये देखिए, इनफैक्ट पॉलिटिकल पावर वॉज इफेक्टिवली ओपन टू एनीवन, यानी राजनीतिक शक्ति जो है वो सभी के लिए ओपन है, ओपन फॉर एवरीवन, ठीक है। हु कुड मास्टर सपोर्ट एंड सोर्सेस, जिसको सपोर्ट मिल रहा हो लोगों का, जिसके पास रिसोर्सेस हो, ठीक है। रेयरली डिपेंडेंट ऑन द बर्थ ऑफ क्षत्रिय, बर्थ एज क्षत्रिय, यानी इस पर डिपेंड ही नहीं है कि अगर आपका जन्म क्षत्रिय के रूप में हुआ, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, नॉन क्षत्रिय किंग्स में हमने देख लिया। अब बेटा यहां पर हमने जैसे ब्राह्मणिकल डायनेस्टीज की भी बात करी, लेकिन कुछ ऐसी भी डायनेस्टीज थी जो इंडिया से नहीं थी मूल रूप से, जैसे सेंट्रल एशिया के शक हो गए हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। उन्हें किस तरह से इंडियन सोसाइटी में ट्रीट किया गया, उनके लिए क्या टर्म्स यूज किए गए, ठीक है। तो ऐसे ही एक डायनेस्टी है जैसे कि शक जो लोग थे, ये बेसिकली मूल रूप से सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया की एक ट्राइबल या एथनिक ग्रुप था, यानी मध्य एशिया के ये लोग थे, जनजातीय समूह था, जिन्होंने अराउंड 3300 BC के लगभग माइग्रेशन स्टार्ट किया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत में एक एम्पायर बनाया। इन लोगों का साम्राज्य जो एंशिएंट टाइम में सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, साउथ वेस्ट इंडिया में बना, धीरे धीरे इन्होंने सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत तक अपने साम्राज्य को एक्सपांड किया था। किन की बात हो रही? शकों की बात हो रही। अब भाई चूंकि इंडिया की सोसाइटी के अंदर तो है ही ये आउटसाइडर्स के रूप में, तो ब्राह्मण्स ने अपने टेक्स्ट में इन
शकों के लिए या इन आउटसाइडर्स के लिए क्या टर्म्स यूज किए या वो इन्हें किस तरह से देखते हैं। तो देखिए ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जो शक हैं उनके लिए कहा गया है आउटसाइडर्स यानी बाहरी, बारवेरियन यानी कि बर्बर जाति के लोग, ठीक है। इसके अलावा इनके लिए एक और टर्म यूज की गई, दैट इज म्लेच्छ। क्या शब्द यूज किया गया? म्लेच्छ। लेकिन एक चीज ये भी देखें कि ये लोग जो सेंट्रल एशिया के मूल रूप से रहने वाले लोग हैं, इंडिया में आते हैं, अपने एम्पायर को स्टेब्लिश करते हैं और लंबे समय तक इंडिया में रहते हैं। तो एक खास चीज जो देखने को मिलती है वो ये है कि इंडिया में लंबे समय तक रहने के कारण कई सारे ऐसे शक वंश के रूलर्स हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है रुद्रदामन, जो इंडिया की संस्कृति, भारत की जो परंपरा है उसके साथ काफी घुल मिल गए और इवन उन्होंने पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के कल्याण के लिए कई प्रकार के काम भी किए। जैसे कि इन्होंने ही एक जलाशय का निर्माण करवाया, एक लेक का निर्माण करवाया, या लेक का निर्माण नहीं कराया, एक ऑलरेडी एक लेक थी उसको रिबिल्ड कराया, ठीक है, जिसका नाम है सुदर्शन लेक। तो इन्होंने पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम किए। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि भले ही आउटसाइडर्स हों लेकिन धीरे धीरे वो इंडिया की संस्कृति के साथ घुल मिल गए थे। फॉर एग्जाम्पल शक जो सेंट्रल एशिया से आए थे। लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में इनके लिए क्या टर्म यूज किए गए बेटा, ध्यान रखना, म्लेच्छ, बारवेरियंस, आउटसाइडर्स, ठीक है, समझ गए। हाउएवर वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो है भारत का सबसे प्राचीनतम या सबसे प्रारंभिक जो अभिलेख है उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संस्कृत में रुद्रदामन, जो इस वंश के सबसे महान राजा माने जाते हैं, उनके द्वारा बनवाया गया जूनागढ़ का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये वाला पॉइंट क्लियर सभी लोगों को। तो हमने शकों के बारे में बात कर ली, नॉन क्षत्रिय रूलर्स में ब्राह्मण जो रूलर्स थे उनके बारे में हल्की सी बात करी। अब थोड़ी सी बात करते हैं सातवाहनों के बारे में, क्योंकि सातवाहन भी क्या है, नॉन क्षत्रिय रूलर्स हैं और वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, डिक्लेयर करते हैं एज अ ग्रेट ब्राह्मण, यानी बहुत ही महान ब्राह्मण्स के रूप में। तो हल्का सा हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सातवाहन शासकों के बारे में, ठीक है। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, ये भी बहुत ही अचंभित करने वाली है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट द सातवाहना, कि भाई सातवाहना डायनेस्टी के जो लोग हैं वो रूल कर रहे हैं और वेस्ट नोन रूलर्स हैं सातवाहन डायनेस्टी के गोतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। गोतमीपुत्र सतकर्णी सबसे महान शासकों में से एक है इस वंश के। लेकिन आप सभी जानते हो, आप सभी ये बात जानते हो कि भाई ब्राह्मणिकल सिस्टम के अंदर तो राजा बनने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय को है। तो अगर सातवाहन रूलर जैसे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी जो अपने आप को एक बहुत ही उच्च ब्राह्मण के रूप में डिक्लेयर करते हैं, क्षत्रियों के प्राइड को डिस्ट्रॉय करने वाला अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन एक चीज जो उनके द्वारा ब्रीच की गई वो ये है कि कभी भी ब्राह्मण किंग नहीं बन सकता है, हमेशा क्षत्रिय किंग बनेगा। तो ये वाला आप लोगों को एक पॉइंट दिख रहा है, अ यूनिक ब्राह्मण एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास, ऐसा इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया। एक दूसरी चीज आप लोग देख रहे हैं, ऑल्सो क्लेम्ड दैट देयर वॉज नो इंटरमेरिज अमंग्स मेंबर्स ऑफ द फोर वर्नास। इनके द्वारा साथ ही ये भी क्लेम किया गया कि ड्यूरिंग हिज रूल, इनके शासनकाल के समय इन्होंने ये इंश्योर किया कि इनसाइड मैरिज नहीं होना चाहिए चारों वर्णों के अंदर। जैसे कि ब्राह्मणिकल जो प्रिंसिपल है उसमें यही किया गया है कि आउटसाइड मैरिज होना चाहिए, इनसाइड मैरिज नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने इस चीज को इंश्योर किया कि उनके शासनकाल में कम से कम ऐसा ना हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप लोग देखें, इसका जो दूसरा पहलू है वो भी देखें। एक और तो ये बोल रहे हैं कि आउटसाइड मैरिज होना चाहिए, इनसाइड मैरिज को इन्होंने देखा कि इसको उन्होंने बैन करके रखा। लेकिन वहीं सेम टाइम पर इन्होंने विवाह किया किसके साथ, शक वंश के राजा रुद्रदामन के ही रिश्तेदारी के अंदर। तो ये खुद विवाह कर रहे हैं किसके साथ, जो कि इस वर्ण सिस्टम से ही बाहर के लोग हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक क्या हो गया, ब्रीच हो गया इस ब्राह्मणिकल सिस्टम के या सिद्धांत का, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है अबाउट दी सातवाहना किंग्स, सातवाहन राजाओं के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। नाउ वी हैव द अनदर पॉइंट, इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट ऑफन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो ये चीज यहां पे आपसे बोली जा रही है कि जो जातिगत व्यवस्था के अंदर जो इंटीग्रेशन है वो अक्सर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। एग्जाम्पल्स थोड़ी देर पहले ही हमने देखे सातवाहनों के बारे में, ठीक है। सातवाहन जो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं ब्राह्मण के रूप में लेकिन सबसे ही पहली बात जो यहां पर ब्रीच कर रही वो ये कि ब्राह्मण्स कभी भी किंग नहीं बन सकते हैं। लेकिन यहां पर सातवाहन क्या बने, किंग बने। द सातवाहन क्लेम्ड टू बी ब्राह्मण्स, लेकिन पहली ही बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है। देन दे क्लेम्ड टू अपहोल्ड द फोरफोल्ड ब्राह्मण ऑर्डर, फोरफोल्ड वर्ण ऑर्डर।
उनके द्वारा इस बात को भी क्लियर किया गया है कि हम वर्ण सिस्टम का पालन करते हैं। लेकिन वही चीज में आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि इसी वंश के राजा जो हुए गौतमीपुत्र सतकर्णी, उन्होंने विवाह किया शक वंश के डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट, एस वी हैव सीन दैट दे प्रैक्टिस्ड एंडोगेमी, और यह भी देखा गया है कि इनके द्वारा एंडोगेमी परफॉर्म की गई, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा मना किया गया है, एक प्रकार से पूरी तरह से डिनाई किया गया एंडोगेमी को। एक्सोगेमी को सपोर्ट किया है ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के अंदर, ब्राह्मणिकल सिद्धांतों के अंदर। तो ये चीज है कि ये बहुत ही क्या होता है, इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, जातिगत व्यवस्था के अंदर एक प्रकार से इंटीग्रेशन होना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, बहुत ही जटिल टास्क होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी हैव द 3.3 जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। तो अब हम बात करेंगे जाति और सामाजिक गतिशीलता के ऊपर। ठीक है, अगेन वी हैव द टर्म जाति। एक बार फिर से आपके सामने एक टर्म आ गई है, जो कि टर्म क्या है, जाति। अभी तक तो हमने जाति के बारे में पढ़ा नहीं, हल्का सा डिस्कस किया था। अभी तक तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अब हमारे सामने जो टर्म है वो है जाति। ठीक है, तो एक चीज तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, आपने ये टर्म काफी ज्यादा सुनी है। जाति जो शब्द है ये भी सोशल कैटेगराइजेशन के लिए यूज की जाने वाली टर्म है। सामाजिक वर्गीकरण ही किया जाता है जाति के द्वारा। ठीक है, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर। और इवन आप लोग ये भी देखें कि इस सिस्टम के कारण, इस व्यवस्था के कारण समाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं भी हैं। और अगली बात यहां पर यह भी है कि जाति और वर्ण को जब आप कंपेयर करते हो तो वर्ण तो सिर्फ 4 होते हैं, लेकिन जाति जो है वो काउंट नहीं की जा सकती, बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी जातियां होती है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं अपन, दीज कॉम्प्लेक्सिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन अनदर टर्म। तो जो हम समाज की जटिलताओं को पढ़ रहे थे, जो कॉम्प्लेक्सिटीज को पढ़ रहे थे, इन कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाने के लिए एक और टर्म यूज की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, जाति। तो जाति एक दूसरी व्यवस्था है, एक दूसरा टर्म है, क्योंकि पहले जैसे वर्ण सिस्टम को पढ़ा, पेटलिनी को पढ़ा, लेकिन नाउ वी हैव दी अनदर टर्म, अनदर सिस्टम, दैट इज जाति, जो अगेन क्या करती है, सोशल कैटेगराइजेशन को, सामाजिक वर्गीकरण को बढ़ाती है या कॉम्प्लेक्स करती है सोसाइटी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ब्राह्मणिकल थ्योरी, ब्राह्मणिकल सिद्धांतों के अनुसार जाति लाइक वर्ना वॉज बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, जिस प्रकार से वर्ण जो है वो बर्थ के ऊपर बेस्ड है, उसी प्रकार जाति भी बर्थ के ऊपर ही बेस्ड होती है। बस डिफरेंस ये है कि जाति कितनी भी हो सकती है, लेकिन वर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये जाति वाला सिस्टम आया ही कहां से, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हम लोग तो वर्ण सिस्टम जान रहे थे, लेकिन जब ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज ने, ब्राह्मणों ने, ठीक है, जब ब्राह्मणों ने कुछ ऐसे लोगों को फेस किया, कुछ ऐसे लोगों को देखा जिन्हें ना तो वो इस वर्ण सिस्टम के अंदर पुट कर सकते थे या उसमें ला सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने उन लोगों को वर्ण सिस्टम में शामिल नहीं करने की स्थिति में पाया, तो उन लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, जाति के नाम से आइडेंटिफाई कर दिया। जो लोग वर्ण सिस्टम में नहीं आ सकते थे या शामिल नहीं हो सकते थे, उनके लिए क्या किया गया, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया गया, एक नई व्यवस्था आ गई जिसे क्या कहा जाता है, जाति कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं, व्हेन ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज एनकाउंटर्ड न्यू ग्रुप्स, जब ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज ने उन नए ग्रुप्स को एनकाउंटर किया, सामने देखा, सामने पाया, तो क्या किया इन्होंने, अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ऐसे लोग जो निषाद लोग हैं, निषाद का मतलब होता है जो जंगलों में रहने वाले लोगों को निषाद कहा जाता था उस जमाने में। ठीक है, तो जैसे निषाद लोग हैं तो उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी वर्ण में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा वो लोग जो क्या करते हैं, wanted to assign a name of occupational categories, तो जो ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज के लोग हैं, जैसे कि सुनार हैं या गोल्ड स्मिथ हैं, ठीक है, स्कैवेंजर्स हैं, तो इन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया गया है जाति के रूप में। ठीक है, कास्ट के रूप में, बजाय कि वर्ण के अंदर उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सो दे क्लासिफाइड देम एज अ जाति। तो उनके द्वारा, जो ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज है, उनके द्वारा इस ग्रुप के लोगों के लिए एक पर्टिकुलर जाति के रूप में उन्हें असाइन किया गया, उन्हें फिक्स किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द जातिस एंड मोबिलिटी में ही अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या है, श्रेणीज एंड गिल्ड। क्या आ रहा है बेटा, श्रेणीज एंड गिल्ड। अब गिल्ड क्या होते हैं, श्रेणी क्या होती है, इस चीज को समझें। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जाति के बारे में बताया, उससे पहले मैंने वर्ण के बारे में बताया। ठीक है, अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप है लोगों का जिसको हमने जाति बोल दिया। ठीक है,
एक बहुत बड़ा ग्रुप जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, एक दूसरे के सगे संबंधी हैं, उस ग्रुप के लोगों को हमने क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जाति के लोग एक ही ग्रुप के, एक ही फैमिली के ही डिसेंडेंट्स हैं, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके लिए हमने क्या टर्म यूज किया जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन एक चीज जो आपको समझनी है यहां पर वो ये है कि जाति, कुछ ऐसी जातियां थी, कुछ ऐसे समूह थे, कुछ ऐसे वर्ग थे जिसमें आने वाले सभी के सभी लोग, ठीक है, सभी के सभी लोग क्या कर रहे थे, एक जैसा ऑक्यूपेशन, एक जैसा काम कर रहे थे, साथ में वो रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा कर रहे, साथ में उसको प्रोड्यूस कर रहे या उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे। तो एक ऐसा जाति का ग्रुप, एक ऐसा लोगों का समूह जिसमें आने वाले सारे के सारे लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, क्राफ्ट प्रोडक्शन हो सकता है या किसी भी प्रकार का काम, एक जैसा काम सभी लोग कर रहे हैं। वो लोग रॉ मटेरियल भी ला रहे हैं, वो लोग फिनिश गुड्स में प्रोसेस भी कर रहे हैं और एट द एंड वो लोग बेच भी दे रहे। तो ऐसा जो ग्रुप होता है जाति का, ऐसा समूह जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, उसके लिए जो टर्म यूज किया गया है बेटा वो है श्रेणी या फिर गिल्ड। ठीक है, तो श्रेणी या गिल्ड का मतलब मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि श्रेणी या गिल्ड क्या है। जाति का ऐसा समूह जिसमें सभी लोग एक जैसा काम कर रहे हो, एक साथ काम कर रहे हो। जाति विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन, ठीक है, एक ही कॉमन, एक जैसा ऑक्यूपेशन जिनका हो, ठीक है, ऑर्गेनाइज इनटू श्राइन्स और गिल्ड, तो उन्हें क्या कहा जाता है, श्रेणीस, सॉरी श्राइन नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है, श्रेणीस, या फिर उन्हें कहा जाता है गिल्ड। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। We seldom come across the documents that record the histories of these groups. हमें बहुत ही कम ऐसा होता है, हमें बहुत ही कम ऐसा पाया जाता है कि इन गिल्ड्स के बारे में, इन श्रेणीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाती है। ठीक है, बहुत ही रेयरली हिस्ट्री के अंदर से हमें साक्ष्य मिल पाते हैं अबाउट दी श्रेणीज, बट वी हैव एन एग्जांपल। बट लेकिन हमारे सामने एक उदाहरण है और वो है मंदसौर का अभिलेख, मंदसौर का इंस्क्रिप्शन। मंदसौर नाम की जो जगह बेटा मध्य प्रदेश में आती है और यहाँ पर एक अभिलेख मिला है जिसमें एक श्रेणी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, गिल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। ये श्रेणी की जो थी ये मूल रूप से अपने गुजरात के लाट नामक स्थान की श्रेणी थी, लेकिन वहां के जो शासक थे वो बहुत ही ज्यादा कुटिल या बहुत ही ज्यादा उस राजा के कारण वहां की पब्लिक परेशान थी। तो ओवरऑल ये जो श्रेणी के लोग थे इन्होंने माइग्रेट किया, इन्होंने एक लंबी ट्रेवलिंग करी और ये मंदसौर आए, जिसे उस समय पर दसपुर कहा जाता था, क्योंकि मंदसौर वो जगह थी जहां पर रावण की जो वाइफ थी मंदोदरी, उनका घर था। यानी एक प्रकार से आप समझे कि रावण का एक ससुराल था मंदसौर। तो मंदसौर जिसे उस समय दसपुर कहा जाता था, वहां पर ये जो गिल्ड के लोग थे वो पहुंचे, उन्होंने एक लंबी ट्रेवलिंग कवर करी, उनके बच्चे, बूढ़े, महिलाओं ने लंबी यात्रा करी जो कि बहुत ही ज्यादा कष्टकर यात्रा थी, ट्रेवलिंग थी। ठीक है, एट द एंड वो मंदसौर पहुंचे और वहां पर वहां की राजा की दयालुता के बारे में उन्होंने सुना था, इसलिए वो लोग मंदसौर गए थे। समझ में आ गई बात हम लोगों को? तो यहाँ पे आप लोग ये देखें कि ऐसी जाति जिसमें सभी लोग एक जैसा काम कर रहे हो उसे क्या कहा जाता है, उसे श्रेणी या गिल्ड कहा जाता है। इन गिल्ड्स के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल पाती है, बट वी हैव अ सोर्स, हमें एक सोर्स मिलता है मंदसौर अभिलेख, और उस मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि गुजरात के लाट नामक स्थान की एक जाति या एक श्राइन या एक गिल्ड जो माइग्रेट कर कहां पर आता है, जो माइग्रेट करके आता है मंदसौर वाले स्थान पर। ठीक है, सभी लोगों को बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ओवरऑल मंदसौर नाम का जो इंस्क्रिप्शन है, मंदसौर जो अभिलेख है वो तो हमें मिल ही गया। अब मंदसौर अभिलेख से हमें जाति के बारे में कई सारे हमें इन श्रेणीज के बारे में बहुत कुछ पता चला। मंदसौर के अभिलेख से क्या क्या बातें पता चली श्रेणीज के बारे में, गिल्ड के बारे में? तो देखिए, The inscription provide a fascinating glimpse of complex and social process and provides insight into the nature of the guilds और श्रेणीज। ठीक है, तो हमें इस मंदसौर अभिलेख से ये बात पता चली कि किस तरह की सोसाइटी हुआ करती थी गिल्ड्स के अंदर या फिर श्रेणीज के अंदर। तो एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि उन गिल्ड्स में, उन श्रेणीज में किस तरह की कंडीशंस थी परिवारों की। ठीक है, ऑल्दो मेंबरशिप वाज वेस्ड ऑन, साथ ही साथ श्रेणी के अंदर के जो मेंबर्स या सदस्य होते थे उन्हें किस बेसिस पर चुना जाता था, इस चीज का भी पता चलता है। और ये पता चलता है कि इस श्रेणी के अंदर जो सदस्य थे उन्हें किस बेसिस पर चुना जाता था, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि जैसे कि वो जो श्रेणी है वो कपास से एसोसिएटेड काम परफॉर्म कर रहे थे, तो जिन लोगों को कपास का काम आता है उन्हें तो श्रेणी के अंदर शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा सम मेंबर्स एडोप्टेड ऑक्यूपेशन, और कई लोगों ने बाद में इस काम को एडोप्ट किया था, ठीक है, अपना लिया था।
तो जातीय एंड सोशल मोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर, इसमें हमने मंदसौर अभिलेख की बात कर ली और सारी बातें कर ली। नाउ वी हैव द अनदर टॉपिक दैट इज 3.4 बियॉन्ड द 4 वर्नास, 4 वर्णों के परे इंटीग्रेशन। ठीक है, बियॉन्ड द 4 वर्नास इंटीग्रेशन। तो हम ये वाले टॉपिक को यहां पर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब हमारे सामने जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या आ रहा है, निषादास। ठीक है, या निषाद। तो बियॉन्ड द 4 वर्नास इंटीग्रेशन में हमने ये यहां पर किसकी बात करी, अभी तक हमने बात करी किसके बारे में, मंदसौर अभिलेख में जो श्रेणीज थे, जो गिल्ड थे, उनके बारे में तो देख लिया हमने। ठीक है, और गिल्ड क्या होते हैं, जिसमें ऐसा जाति समूह या जाति का एक ऐसा ग्रुप जिसमें सभी लोग मिलकर एक जैसा काम कर रहे होते हैं, एक प्रकार का काम कर रहे होते हैं, उसको तो हम क्या बोलते हैं, श्रेणी या गिल्ड। और उनके जो सोर्स है उसमें हमने मंदसौर का एक अभिलेख और क्या इंफॉर्मेशन मिली वहां से वो पता कर लिया, देख लिया। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द सॉरी, अब हमारे सामने आ रहा है एक और ग्रुप जिसको क्या कहा जाता है, निषाद। भाई निषाद कौन है, तो निषाद एक और ग्रुप समाज में रहने वाला, जनरली ये बहुत ही जो निचला ग्रुप माना जाता था, बहुत ज़्यादा समाज का जो लोअर कैटेगरी है उनसे बिलोंग करने वाला एक ग्रुप है निषाद ग्रुप। ठीक है, गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जैसे मैंने आप लोगों को एक बात ऑलरेडी बताई कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो क्या करती, उस वजह से क्या होता है कि इंडिया में कभी भी एक जैसा नॉर्म्स, एक जैसे प्रिंसिपल हर जगह पर लागू नहीं हो सकते। समझ गए? तो जैसे ब्राह्मणिकल ऑर्डर्स या सिस्टम्स थे वो हर जगह पर अप्लाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा ग्रुप या ऐसी आबादी जरूर रहेगी जहां पे अलग प्रकार के नॉर्म्स या अलग प्रकार की सोशल कंडीशंस होगी। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप की डाइवर्सिटी के कारण देयर वर एंड ऑलवेज हैव बीन पॉपुलेशन, हमेशा ऐसी पॉपुलेशन, ऐसे लोग, ऐसे समूह रहेंगे जो कि क्या करेंगे, whose social practice were not influenced by the ब्राह्मणिकल आइडियाज, जिनकी सामाजिक प्रथाएं ब्राह्मणिकल सिद्धांतों से अलग होंगी, उनसे डिफरेंट होगी। ठीक है, वैसे ही एक ग्रुप हमारे सामने है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है निषाद। ठीक है, तो जब भी इस तरह के लोग, जब भी इस प्रकार के ग्रुप जो कि ब्राह्मणिकल सिस्टम में इंक्लूड नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते हैं, और जब उनसे सामना होता है ब्राह्मण्स का, जब ब्राह्मण्स ऐसे ग्रुप को, लोगों को देखते हैं, तो उनके द्वारा, उनके लिए, ब्राह्मण्स के द्वारा उनके लिए जो टर्म यूज किए गए वो यहां पर बताए गए। फॉर एग्जाम्पल ओड, यानी कि विषम, अलग, अजीब, अनसिविलाइज्ड, और इवन एनिमल लाइक, यानी एनिमल की तरह। ठीक है, इन्हीं में से एक ग्रुप जिन्हें के लिए क्या टर्म यूज की गई, निषाद। अब महाभारत में आप लोग, क्योंकि हमने इस टॉपिक के अंदर महाभारत की कहानियों का काफी जिक्र किया है, तो ऐसे ही महाभारत में एक कहानी, एक स्टोरी या फिर एक कैरेक्टर है जिनका नाम है एकलव्य, और एकलव्य के बारे में यह माना जाता है कि वो निषाद ग्रुप से या समूह से, कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, निषाद समूह से, जो फॉरेस्ट में, जंगलों में रहने वाला एक ग्रुप था। तो ये बात आपको समझ में आ गई, लेकिन उनके लिए ब्राह्मण्स के द्वारा जो टर्म यूज किए गए वो भी आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द अनदर पॉइंट, दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट, अदर सस्पिशियन ग्रुप्स। तो अभी तो एक ग्रुप हमने देखा जिसका नाम क्या, निषाद, और महाभारत में उनका डिस्कशन भी हुआ, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ ऐसे ग्रुप्स थे, ऐसे समूह थे जिन्हें एक प्रकार से सस्पेंस की निगाहों से, शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें किसी भी वर्ण में फिट कर पाना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। जैसे कि ऐसे कौन से ग्रुप हैं, ऐसे कौन से समूह हैं जिन्हें शंका की दृष्टि से देखा जाता था, या हेय दृष्टि से देखा जाता था, या उन्हें 4 वर्णों में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो उनमें आते हैं आपके नोमैडिक पेस्टुलिस्ट, यानी कि जो नोमैडिक लोग हैं, जो पेस्टुलिस्ट लोग हैं, जो पशुपालन करते हैं और जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, एक जगह स्टेबल होकर नहीं रहते, तो उन्हें भी किसी भी वर्ण में शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उन्हें ना तो किसी किसान या फार्मर्स में इंक्लूड किया जा सकता है, एग्रीकल्चरलिस्ट में शामिल किया जा सकता है इजीली। ठीक है, एंड देन समटाइम दोस हु स्पोक, और इसके अलावा ये तो हो गए पेस्टुलिस्ट या नोमैडिक पेस्टुलिस्ट, इसके अलावा ऐसे भी लोग जो संस्कृत नहीं बोलते हैं, ठीक है, जो संस्कृत भाषा का यूज नहीं करते हैं या अदर लैंग्वेज यूज करते हैं, उनके लिए भी इसी प्रकार की दृष्टिकोण अपनाए गए। समटाइम दोस हु स्पोक नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज, यानी असंस्कृतिक भाषा जो लोग बोलते हैं, वो लेबल्ड एज म्लेच्छ, उन्हें म्लेच्छ कहा गया, या बाहरी, जैसे कि यवन वगैरह या यूनानी लोग जो हो गए, ठीक है, डाउन अपॉन, तो उनको भी इसी तरह से देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द अनदर टॉपिक, दैट इज बियॉन्ड द 4 वर्नास, 4 वर्णों के परे, बियॉन्ड द 4 वर्नास, 4 वर्णों के परे। ठीक है,
सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो अब हम विवाद और सबऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे, वो भी बियॉन्ड द 4 वर्ण, 4 वर्णों के परे। तो वर्णों की बात तो हमने कर ली, वर्ण सिस्टम तो हमने समझ लिया। अब बेटा यहां पर ये चीज समझे कि ब्राह्मण्स के सामने, या अगर हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें, while the Brahmins considered some peoples as being outside the system, क्योंकि ये इस वर्ण सिस्टम से बाहर की बात हो रही, तो ब्राह्मण्स ने ये किया है कि जो इस सिस्टम के बाहर हैं, जो इस सिस्टम के आउटसाइड हैं, आउटसाइड द सिस्टम, ठीक है, कई सारे लोगों को उन्होंने कंसीडर किया है। ठीक है, द ब्राह्मण्स कंसीडर्ड सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम, उन्होंने कई सारे लोगों को, कई सारे ग्रुप्स को इस वर्ण सिस्टम से बाहर रखा है, बाहर का उन्होंने माना है। ठीक है, अब ब्राह्मण्स रेस्टेड ऑन अ नोशन। अब बेटा ये जो ब्राह्मण्स के द्वारा किया गया है, या फिर जो उन्हें वर्ण सिस्टम से बाहर रखा गया है, इस वजह से क्या होता है कि समाज के अंदर एक प्रकार से बेमनस्यता फैलती है। ठीक है, या फैली है। लेकिन अब ये जो किया गया, उसका जो मेन वेस है, ठीक है, वो क्या है, वो है जो टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो कर्म है, कर्म के बेसिस पर भी यहां पर थोड़ा सा कैटेगराइजेशन है। किसके बेसिस पर? कर्म के बेसिस पर। तो यहां पर क्या किया गया है कि ब्राह्मण्स रेस्टेड ऑन अ नोशन, एक सिद्धांत जो ब्राह्मण्स जिसके ऊपर आधारित है वो है दैट सर्टेन एक्टिविटीज, यानी कुछ एक्टिविटीज, स्पेशली दोज कनेक्टेड, ऐसी एक्टिविटीज या ऐसी गतिविधियां जो या तो बहुत शुद्ध मानी जाती है या फिर बहुत ही दूषित मानी जाती है। तो यहां पर एक सिस्टम है और वो है प्योर एंड पॉल्यूटिंग, यानी शुद्ध या पवित्र, और दूसरा है पॉल्यूटिंग यानी कि अपवित्र। तो अब आप लोग देखें कि ब्राह्मण्स ने वो कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे टास्क जिन्हें पवित्र माना है। ठीक है, जिन्हें क्या माना है? पवित्र माना है। जैसे कि क्या करना? वेदों को पढ़ना, या फिर पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन कुंड करना, ये बहुत ही प्योर टास्क हैं, बहुत ही शुद्ध काम है। तो ऐसे लोग जो ये प्योर टास्क को परफॉर्म करते हैं, शुद्ध टास्क को परफॉर्म करते हैं, वो उन लोगों को टच नहीं करना चाहिए, उन लोगों को देखा नहीं जाना चाहिए उनके द्वारा, जो कि दूषित काम करते हैं, जो कि क्या है? पॉल्यूटिंग काम करते हैं। अब पॉल्यूटिंग काम क्या, वो बताऊंगा। तो यहां पे देख रहे हो आप लोग, दोस कनेक्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, जैसे रिचुअल्स परफॉर्म करना है, ठीक है, वर सेक्रेड एंड बाई एक्सटेंशन प्योर, तो ये एकदम शुद्ध है, एकदम प्योर है, एकदम सही टास्क, अच्छे काम है। ठीक है, अवॉइडिंग टेकिंग फूड, तो अब ऐसे लोग जो ये अच्छे काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या है कि वो ऐसे फूड किसी से नहीं ले सकते, खाना उन लोगों से नहीं ले सकते जो अनटचेबल्स हैं, जिन्हें अछूत डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब ये अनटचेबल्स या अछूत कौन है, तो वो भी आप देखें, जो कौन से काम कर रहे हैं, जो दूषित काम कर रहे हैं। अब दूषित काम में क्या आता है भाई, वो भी देखिए। ठीक है, इन साफ कॉन्ट्रास्ट टू द प्योरिटी एस्पेक्ट्स, तो जो प्योरिटी वाला, शुद्धता वाला, पवित्रता वाला कॉन्सेप्ट है, इसके जस्ट अपोजिट एक और कॉन्सेप्ट है, कौन सा? पॉल्यूटिंग वाला, यानी दूषित वाला सिद्धांत। सम एक्टिविटीज वर रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली पॉल्यूटिंग, तो कुछ एक्टिविटीज को क्या किया गया है? पॉल्यूटिंग यानी दूषित माना गया। जैसे कि क्या? दिस इंक्लूडेड हैंडलिंग कॉर्प्स एंड डेड एनिमल्स, तो जैसे कि क्या करना? डेड्स को, या जो मृत हैं उनको दफनाना, ठीक है, या फिर जो डेड एनिमल्स हैं उनकी स्किन को निकालना, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उन्हें बहुत ही पॉल्यूटिंग या फिर अपवित्र या दूषित माना गया। तो जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज में इंगेज हैं, ठीक है, जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज में इंगेज हैं, उन्हें क्या कहा गया? अनटचेबल्स, या उनके लिए एक पर्टिकुलर जो टर्म यूज की गई वो क्या है? चांडाल्स। तो यहां पे एक शब्द आप लोग देख रहे हैं, चांडाल्स। ठीक है, दिस इंक्लूड हैंडलिंग corpus and dead animals, those who performed such task designated as चांडाल्स। तो इनके लिए जो टर्म है वो है चांडाल्स की, या फिर एक प्रकार से अनटचेबल से अछूत। समझ गए? ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब बेटा यहां पर ना समाज में, या फिर जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रों में, ऐसे ग्रुप के लोगों के लिए कुछ ड्यूटीज थी, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे। तो हम अब उन रूल्स रेगुलेशंस को देख लेते हैं, जो किसके लिए थे? चांडाल्स के लिए। तो यहां पे देखेंगे आगे, देखिए, ड्यूटीज ऑफ द चांडाल्स, जो कहां पर मेंशन है? मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या ड्यूटीज यहां पर बताई गई है। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, यानी उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। ठीक है, उन्हें कहां रहना पड़ेगा? गांव के बाहर, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। यूज डिस्कार्डेड अटनलेस, यानी उन्हें उन बर्तनों को यूज करना जिन्हें लोगों के द्वारा त्याग दिया गया, फेंक दिया गया। ठीक है, उन्हें उन कपड़ों को पहनना होगा जो डेड्स के हैं, मृतकों के वस्त्रों को पहनना होगा।
और उन ऑर्नामेंट्स को पहनना होगा, उन ज्वेलरीज को पहननी होगी जो आयरन से, लोहे से बनी है, ठीक है। इवन यहां पे आप लोग देखें, दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन विलेज एंड सिटीज एट नाइट, रात के समय वो शहरों के अंदर या विलेजेस के अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, ठीक है। इवन आप लोग देखें, दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोस हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज एग्जीक्यूटनर्स, यानी उन्हें एक प्रकार से एग्जीक्यूटनर्स की तरह, एक प्रकार से आश्रितों की तरह अपना जीवन व्यतीत करना होगा और अपने मृतकों को अकेले जाकर क्या करना होगा, डिस्पोज करना होगा, ठीक है, ना कि फैमिली की तरह, परिवार के लोगों की तरह नहीं। तो ये कुछ ड्यूटीज थी किसके लिए, चांडाल्स के लिए, जो कहां पर बताई गई है, मनुस्मृति में। इसके अलावा बेटा चांडाल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ सूचना है या फिर कुछ सोर्स जो मिलता है, वो चाइनीज ट्रेवलर्स के अकाउंट से भी मिलता है। चीनी यात्री जैसे हेनसांग और फायान जो आए, उन्होंने भी अपने द्वारा कुछ कुछ बातें बताई हैं, किसके लिए, चांडाल्स के लिए। तो हम थोड़े से चाइनीज ट्रेवलर्स की बात करें, जिसमें एक चीनी बुद्धिस्ट मोंक, बौद्ध भिक्षु जिनका नाम फायान था, 5वीं शताब्दी में भारत में आए थे। इन्होंने क्या बताया है चांडाल्स के बारे में, या अनटचेबल्स के बारे में। अनटचेबल्स हैड टू साउंड अ क्लेपर इन द स्ट्रीट्स, यानी जब वो रास्तों पर चलते थे तो उन्हें ताली बजाते हुए चलना पड़ता था। समझ गए कैसे चलना पड़ता था, ताली बजाते हुए, ताकि लोग उन्हें देखने से बच जाएं, क्योंकि उन्हें देखना भी एक प्रकार से पाप या फिर एक प्रकार से दूषित माना जाता था, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीनी यात्री हैं जिनका नाम क्या है, हुएनसांग। तो हेनसांग ने भी कुछ इसी तरह की बातें बताई है, दैट एग्जीक्यूटर्स एंड स्कैवेंजर्स वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी, यानी इन्हें गांव या शहर के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। तो यहां पर हमने क्या बात करी, बियॉन्ड द 4 वर्ण, 4 वर्ण के बाहर के लोग, जो 4 वर्ण के अंदर आ गए, उनके साथ क्या डिफरेंशिएशंस हैं, भेदभाव हैं, वो तो हमने देख लिए। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो शूद्रों के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंशिएशन है, वो हमने देखा। या महिलाओं के साथ, वुमेन्स के साथ क्या कंडीशन है, वो हमने देखा सोसाइटी में। लेकिन अब इन्हीं वर्णों से बाहर के लोग, एकदम आउटसाइडर्स, ठीक है, जैसे कि यहां पर कौन हो गए, चांडाल्स हो गए, ठीक है, अनटचेबल्स हो गए। इसके पहले हमने जो बात करी, जिन्हें शंका की दृष्टि से देखा जाता था, या फिर जो गिल्ड है, उनके बारे में हमने बात करी। नाउ अब आगे बढ़ते हैं बेटा, मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक। अच्छा, यहां पर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक माइक्रो कॉन्सेप्ट, क्या बता रहा है कि वेदर चांडाल्स एक्सेप्टेड द लाइफ ऑफ डिग्रेडेशन, तो क्या इन चांडाल्स ने अपना ये जो एकदम दयनीय जीवन है, जो दयनीय लाइफ या जीवन है, इसे एक्सेप्ट कर लिया था, इसको स्वीकार कर लिया था? क्या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मिलती है? क्या हिस्टोरियंस इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को निकाल पाते हैं कि क्या चांडाल्स ने इस तरह से जो दयनीय जीवन है, जो उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, क्या उसको वो एक्सेप्ट कर चुके थे? क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है? तो भाई अब एक चीज है, वो ये है कि भाई ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में तो ये मेंशन होगा कि हाँ चांडाल्स ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगा। तो जो नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है उससे एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि भाई चांडाल्स की क्या कंडीशंस थी, उनकी क्या थॉट थे, उनके क्या विचार थे। तो यहां पर आप देखिए इतिहासकारों के द्वारा क्या बताया गया, भाई एग्जामिंग नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। जब हम नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या पता चलता है, विच डिपिक्ट द लाइफ्स ऑफ चांडाल्स। तो उससे हमें चांडाल्स के बारे में, जो उनके जीवन के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्या है, हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू फाइंड, ठीक है। क्या पता चलता है कि समटाइम्स दीज डिपिक्शंस कोरोस्पोंड द दोस इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, यानी कभी कभी तो जैसे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में मेंशन है उसी तरह मिलता है, जैसे ब्राह्मण्स के टेक्स्ट में क्या मिलता है कि हाँ भाई दे एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। इसी तरह की इंफॉर्मेशन अदर टेक्स्ट में मिलती है, लेकिन कभी कभी कहानी कुछ अलग होती है। कुछ कुछ ग्रंथों में पता चलता है कि भाई उन्होंने इस चीज का विरोध किया, वो इस जीवन से खुश नहीं थे, ठीक है, उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, ठीक है। इस तरह की बातें भी हमें मिलती है कभी कभार किसी किसी ग्रंथों से जो नॉन ब्राह्मणिकल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द अनदर टॉपिक। अब आ रहा है हमारा अगला टॉपिक, बियॉन्ड द बर्थ रिसोर्सेस एंड स्टेटस, यानी जन्म से परे, जन्म से परे, क्योंकि जन्म के ऊपर तो बेस्ड था, लेकिन अब जन्म से परे, ठीक है, रिसोर्सेस यानी संसाधन और स्टेटस यानी प्रतिष्ठा, ठीक है। अब समझते हैं इस बात को। हमने ये देखा चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कंडीशंस के कारण कई प्रकार के चेंजेस आए, लोगों के पास वेलफेयर आई, लोग पावरफुल हुए, लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ी।
लेकिन एक चीज जो कॉमन हमने देखी कि प्रतिष्ठा उस व्यक्ति की बढ़ी जिसके पास रिसोर्सेस थे, जिसके पास पैसा था, जिसके पास संसाधन थे। ये आज भी आप देखते हो सोसाइटी में, इज्जत उसकी होती है जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पावर होती है, और पावर पैसे से आती है। ये बात आप सभी जानते हो, ठीक है। तो हमने देखा चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक प्रकार से बहुत ही पावरफुल बने, उनका स्टेटस काफी हाई हुआ। इसमें जरूरी नहीं कि वो सिर्फ राजा ही हो, इसमें हर एक वर्ग, जैसे कि स्लेव्स, लैंडलेस लेबर्स यानी कृषिहीन मजदूर हों, या फिर हंटर्स हों, फिशर फोक हों, या फिर पेस्टलिस्ट हों, पीसेंट्स, विलेज हेडमैन यानी गांव के प्रधान हों, क्राफ्ट्स पर्सन हों, मर्चेंट्स हों एंड किंग्स हों, सभी के सभी लोग जो हैं वो इमर्ज हुए थे एक प्रकार से पावरफुल व्यक्तियों के रूप में, ठीक है, महत्वपूर्ण लोगों के रूप में, वेलफेयर या रिच लोगों के रूप में। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में ये लोग अपना स्टेटस हाई कर पाए थे, ठीक है। तो ये जो स्टेटस हाई हो पाया था, इसके पीछे का कारण ये था कि दे हैव एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेस, क्योंकि उनके पास एक्सेस था इकोनॉमिकल रिसोर्सेस का। द सोशल स्टेटस ऑफ अ क्लास ऑफन शेप्ड बाय देयर एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो स्टेटस हमें मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि आपका इकोनॉमिकल रिसोर्सेस के ऊपर कितना एक्सेस है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आएगी। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए यहां पर आ रहा है इकोनॉमिकल रिसोर्सेस के ऊपर जो एक्सेस होता है, उसमें एक यहां पर अब एक फैक्टर आ रहा है, और वो फैक्टर क्या है? जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। समझ गए? जेंडर्ड का मतलब हो गया कि स्त्री और पुरुष का संपत्ति के ऊपर अपना कंट्रोल या उनका एक्सेस, ठीक है। यहां पर बात हो रही स्त्री और पुरुष की। तो अब स्त्रियों के बारे में तो ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके थे, महिलाओं की क्या कंडीशन थी वो हम ऑलरेडी जानते थे, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं एक इवेंट है, एक कहानी है, एक स्टोरी है, एक वाक्या है जो महाभारत का यहां पर लिया जा रहा है। महाभारत के की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी, एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें जो पांडवों के सबसे महत्वपूर्ण युधिष्ठिर, ठीक है, जब युधिष्ठिर को बुलाया जाता है कौरवों के द्वारा एक खेल खेलने के लिए, गेम में, जिसका नाम क्या है? ध्रुत क्रीड़ा। तो ध्रुत क्रीड़ा के लिए जब दुर्योधन के लिए इनवाइट किया, दुर्योधन इनवाइट करते हैं किसको? पांडवों को। पांडवों में किसको? युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर को इनवाइट किया जाता है ध्रुत क्रीड़ा में। तो युधिष्ठिर को जब इनवाइट किया जाता है तो धोखे से जो कौरव हैं वो युधिष्ठिर को उस गेम में, उस ध्रुत क्रीड़ा वाले गेम में हरा देते हैं, ठीक है। और जब वो हारने लग जाते हैं युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर उस गेम में अपनी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है, सारी की सारी जो संपत्ति है, अपने सारा गोल्ड, सारी प्रॉपर्टी, सारी लैंड, अपने राज्य की प्रजा, इवन अपने आप को भी वो दांव पर लगा देते हैं, अपने भाइयों को भी दांव पर लगा देते हैं, इवन अपनी और अपने भाइयों की जो कॉमन वाइफ थी द्रौपदी, उसे भी वो दांव पर लगा देते और सब कुछ वो हार जाते हैं। ये स्टोरी आपने सुनी है, कहानी आपने सुनी है। अब यहीं पर ये पहलू आता है कि क्या उनके पास इतने राइट्स थे कि वो अपनी वाइफ को भी दांव पर लगा दिए? समझ गए? तो ये आप लोगों के सामने एक स्टोरी है, ये आपके सामने एक कहानी है। जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी को हम यहां पर पढ़ रहे हैं। स्त्री और पुरुष का प्रॉपर्टी के ऊपर जो अधिकार है उसको यहां पे हम पढ़ रहे हैं। उसी का एक आपको एक वाक्य, एक कहानी यहां पे बताई जा रही है कि महाभारत के अंदर एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी है जहां पर एक जो व्यक्तित्व है, एक जो व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? युधिष्ठिर। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को एक गेम में हार जाते हैं और सब कुछ वो क्या कर देते हैं? हार गए, सबको उन्होंने दांव पर लगा दिया और सब कुछ वो हार जाते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसी ही स्टोरीज जिसमें हस्बैंड या फिर पुरुष का इतना अधिकार है, इतना एक्सेस है कि जिसमें वो अपना सब कुछ उनके ऊपर उनके पास होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्टोरी हमें और भी कई सारे टेक्स्ट में या ब्राह्मणिकल जो ग्रंथ है, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, ठीक है, उसमें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, इशूज ऑफ ओनरशिप को लेकर जो इशूज हैं, जो विवाद हैं, ऑल्सो फिगर इन धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र, सेम काइंड ऑफ इशूज, इसी तरह की बातें बाकी के टेक्स्ट में भी हमें देखने को मिलती है। अब मनुस्मृति के ऊपर जब हम आते हैं, जो कि धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र का ही एक टाइप है, एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है मनुस्मृति में क्या बताया गया भाई? अगर हम इस एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी में जेंडर्ड के मुद्दों पर बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि मनुस्मृति में यह है कि भाई पिता की संपत्ति को महिलाओं के द्वारा या फीमेल्स के द्वारा क्लेम नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ उनके बेटों में, बड़े बेटों में और बाकी के बेटों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। महिलाओं को उनके विवाह के समय पर एक
उपहार दिए जाते हैं जिन्हें स्त्री धन कहा जाता है। तो महिलाओं के लिए जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ड्यूरिंग देयर मैरिज, उनकी विवाह के समय उन्हें एक खास प्रकार के गिफ्ट जो भी मिलते हैं वो उनका एक प्रकार से उनकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति पुरुषों के लिए क्या बात की गई है, क्योंकि हमें एक एक करके बात करना है, पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए। तो पुरुष के लिए एक ही फादर की जो प्रॉपर्टी है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसमें एल्डर सन जो बड़ा बेटा होगा उसका ज्यादा अधिकार, ज्यादा होल्ड होगा प्रॉपर्टी पर। ठीक है, वुमेन कुड नॉट क्लेम द शेयर ऑफ हिज पेरेंट्स, तो महिलाओं का तो है ही नहीं, ये तो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या चीज है जो वुमेन्स को मिलती है प्रॉपर्टी के रूप में, तो ड्यूरिंग द मैरिज, जब विवाह उनका होता है तो मैरिज के समय पर जो भी गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, जिसे स्त्री धन आप बोल सकते हो, वो उनकी प्रॉपर्टी होती है। और वो चाहे तो वो उस प्रॉपर्टी को वो अपने बच्चों को भी आगे दे सकती हैं, अपने आने वाली जो संतानें हैं उनको वो स्त्री धन जो है वो दे सकती हैं, ये उनका राइट होता है। उनके हस्बैंड को क्लेम करने का इस पर कोई अधिकार नहीं। लेकिन मनुस्मृति के अंदर यहाँ पर इस चीज को लेकर भी एक प्रकार से बॉर्न किया गया है महिलाओं को यहाँ पर, या वुमेन्स को यहाँ पर भी बॉर्न किया गया है कि इफ दे होर्ड, यदि वे अपनी प्रॉपर्टी को, अपने सोने को या ज्वेलरी को होर्ड करती हैं, उसको कलेक्ट करती है विदाउट द इंफॉर्मेशन या विदाउट इन्फॉर्मिंग देयर हस्बैंड, अगर अपने पति को इन्फॉर्म किए बिना या विदाउट देयर परमिशन वो ऐसा करती हैं, तो उसके लिए भी बॉर्न किया गया है। ठीक है, यदि वो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को भी, जो स्त्री धन है यानी हस्बैंड की जानकारी में ये होना चाहिए, एक प्रकार से यहां पर इस बात का ये मतलब निकल रहा है। तो बात समझ में आ गई भाई, महिलाओं के राइट्स आपको समझ में आ गए, प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड क्या प्रॉपर्टी है जो उन्हें मिल सकती है और क्या प्रॉपर्टी है जो पुरुषों के लिए डिसाइडेड है। ठीक है, चलिए, तो जेंडर्ड एक्सेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ वी हैव द अनदर टॉपिक 4.2, जेंडर्ड एक्सेस तो क्लियर हो गया, बर्नास एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अब बर्ना जो वर्ण है उनके लिए एक्सेस टू प्रॉपर्टी क्या, तो वो तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों के क्या क्या काम है वो आप सभी को पता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण्स के और क्षत्रिय के क्या काम है भाई, क्षत्रिय का काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना, शासन करना, रूल करना, और जो ब्राह्मण है उनका काम है एक प्रकार से रिचुअल्स परफॉर्म करना, हवन यज्ञ वगैरह करना, पुरोहित का काम भी उन्हीं के द्वारा किया जाता था। इस हिसाब से देखा जाए तो सोसाइटी में बाकी भी देख ले, जैसे बेश्य के क्या काम है, तो उनको खेती करना, व्यापार करना और पशुपालन करना। शूद्रों का काम क्या है, शूद्रों का काम है कि इन तीनों वर्णों की सर्विस करना, सर्विट्यूट परफॉर्म करना, सेवा करना। इस हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर ये नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे थे अगर समाज में, तो जो शूद्र होंगे और जो बेश्य होंगे वो काफी ज्यादा निर्धन या दयनीय स्थिति में होने चाहिए, और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वो समाज में अच्छी स्थिति में देखे जाने चाहिए। ठीक है, अब क्या ये ऐसा होता था, और अगर ऐसा होता था तो कैसे पता चलेगा? डेफिनेटली कि अगर हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत ही रेयरली ऐसा देखा गया है जहां पर कोई राजा या फिर जहां पर कोई ब्राह्मण क्या हो, गरीब हो, निर्धन हो। जनरली जितने भी राजा हैं वो तो काफी पावरफुल पोजीशन में दिखे, कभी कभार किसी कंडीशन में ब्राह्मण को दयनीय स्थिति में दिखाया गया, बहुत ही रेयरली। अदरवाइज ऐसा देखा गया है कि रिच ब्राह्मण्स होते थे, रिच राजा होते थे। ठीक है, ये आप लोग देखें। सो अनदर जो क्राइटेरिया है प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर, क्योंकि हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हमने पहला तो जेंडर्ड को देख लिया, जेंडर्ड का एक्सेस देख लिया, महिलाओं और पुरुषों का देख लिया। नाउ वी हैव द अनदर क्राइटेरिया क्या है, वर्ण है, वर्ण सिस्टम। उसमें तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि सभी वर्णों के लिए प्रॉपर्टी क्या है, एक ऑक्यूपेशंस क्या है, वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। तो ब्राह्मण टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अनदर क्राइटेरिया क्या है, रेगुलेटिंग एक्सेस वेल्थ वाज वर्ण, द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द शूद्रास वाज सर्विट्यूट। शूद्रास के लिए एकमात्र काम क्या बचा हुआ है कि तीनों जो वर्ण है उनकी सेवा करना। वाइल ए वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन, बाकी 3 वर्णों के लिए तो बहुत सारे टास्क दिए गए, ठीक है, बहुत सारे ऑक्यूपेशन या काम दिए गए। सो इफ दीज प्रोविजंस वर एक्चुअली इंप्लीमेंटेड, अगर ये एक्चुअली इंप्लीमेंटेड हुए हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि द वेल्थिएस्ट मैन वुड बी हैव बीन द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय। जो धनवान लोग होंगे वो ब्राह्मण या क्षत्रिय होंगे। ठीक है, और ऐसा देखा भी गया है। ठीक है, क्रिटिक्स ऑफ द वर्ण ऑर्डर, तो ऐसा देखा भी गया है, क्योंकि बहुत ही रेयरली ऐसा देखने में आता है कि कोई ब्राह्मण क्या हो, निर्धन हो। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने एक अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो है क्रिटिक ऑफ द वर्ण ऑर्डर। वर्ण सिस्टम के अंदर आप लोग जानते हो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए तो अच्छे अच्छे टास्क हैं, शूद्र वैश्य के लिए भी लगभग सही काम मिला है, लेकिन शूद्र के लिए तो काम बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें तो उनका आगे जो है आगे वो बढ़ नहीं सकते। तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है
क्रिटिक ऑफ द बर्ना ऑर्डर, बर्ना ऑर्डर की आलोचना। तो उस समाज के अंदर क्या ऐसे ग्रुप्स आ गए थे जो इस सिस्टम की आलोचना कर रहे थे? क्या किसी ने इस सिस्टम की आलोचना करी? क्या क्रिटिसाइजेशन किया? तो वही चीज हमें पढ़ना है। एक तरफ जहां ब्राह्मण्स अपने नियमों को कोडिफाइड कर रहे थे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों के अंदर, ताकि ये नियम लगातार चलते रहें और लोग इनको पालन करते रहें, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी ग्रुप्स बनने लग गए थे, कुछ ऐसे भी समूह बनने लग गए थे जो इस सिस्टम को की आलोचना कर रहे थे, इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। और इसकी आलोचना करने वाले समूहों में, संप्रदायों या परंपराओं में सबसे पहली परंपरा, सबसे पहले ग्रुप्स में जाने जाते हैं अर्ली बुद्धिस्ट, यानी प्रारंभिक जो बुद्ध कम्युनिटी के लोग थे, संप्रदाय या परंपरा के लोग थे, उन्होंने इस वर्ण सिस्टम को क्या किया? क्रिटिसाइज किया, इसको क्रिटिक किया। समझ गए? तो यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। एट द अनदर लेवल जहां ब्राह्मण्स क्या कर रहे थे? सोसाइटी के नॉर्म्स को कोडिफाइड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी ग्रुप्स थे जो इस सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या वेस्ट नोन जो है वो है अर्ली बुद्धिज्म। ठीक है, प्रारंभिक बुद्ध। द बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज दैट देयर वर डिफरेंशिएशंस इन सोसाइटी। बुद्धिस्ट ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि समाज में डिफरेंशिएशंस तो थे, समाज में भेदभाव तो थे, लेकिन ये नेचुरल नहीं थे कि भाई ये तो एकदम नेचुरल प्राकृतिक रूप से नहीं है। ठीक है, जैसे वर्ण सिस्टम में क्या बोला गया है कि वो बर्थ के ऊपर डिपेंड होता है, तो बुद्धिस्ट का ये कहना है कि ये नेचुरल नहीं है, ये तो ह्यूमन ने क्रिएट किया है। इस बात को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो डिफरेंशिएशन सोसाइटी में चल रहा है ये एक्चुअली प्राकृतिक नहीं है, ये मैन मेड सिस्टम है। ठीक है, और इस चीज को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इस चीज को उन्होंने क्या किया? आलोचना करी। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और क्वेश्चनिंग करी। ठीक है, इस सिस्टम के ऊपर उन्होंने क्या करी? क्वेश्चनिंग करी, प्रश्न उठाया। चलो नेक्स्ट, वर्ण सिस्टम के ऊपर। नाउ वी हैव द अनदर टॉपिक 4.3 एन अल्टरनेटिव सोशल सिनारियो शेयरिंग वेल्थ। अब वेल्थ यानी संपत्ति को लेकर एक्सेस की हमने बात करी, उसमें हमने जेंडर्ड, वर्ण सिस्टम, इन सारी चीजों की बात करी। ठीक है, और हमने ये देखा कि किसी भी व्यक्ति का जो स्टेटस है, प्रतिष्ठा, सम्मान है, वो उसके रिसोर्सेस पर, इकोनॉमिकल रिसोर्सेस के एक्सेस पर डिपेंड करती है। यही चीज अभी तक हमने पढ़ी है। चैप्टर नंबर 2 में भी हमने यही देखा था, और यहां पर तो हम सोशल कंडीशंस में यही देख रहे हैं कि, और जनरली भी हम यही देखते हैं, जनरली भी हम यही देखते हैं कि सम्मान उसका ज्यादा होता है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है। ये चीज आप जानते हो ना, ऑलरेडी सोसाइटी में चल रही होती है। लेकिन बेटा एक और भी कॉन्सेप्ट है, एक और भी कॉन्सेप्ट है। प्रतिष्ठा हमेशा उस व्यक्ति की तो होती ही है जिसके पास पैसा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रतिष्ठा उसकी होती है जो जेनेरस व्यक्ति होता है, जो दयावान व्यक्ति होता है, जो दूसरों के लिए काम करता है, जो अपने पैसे, जो पैसा तो अर्न करता है लेकिन उसे इन्वेस्ट करता है, उसे डोनेट करता है लोगों को। समझ गए? तो सम्मान उसका भी होता है, और मुझे लगता है कि उसका ज्यादा सम्मान होता है। समझ गए? तो उसका सम्मान, जिसके पास पैसा है, वो एक प्रकार से दिखावा भी हो सकता है, लेकिन जो लोग डोनेशंस देते हैं, जो लोग दान दक्षिणा देते हैं, जो लोगों के लिए सोचते हैं, उनका रियल में क्या होता है? सम्मान होता है। ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें। तो अब हम यहां पर वो देख रहे हैं अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो, एक वैकल्पिक सामाजिक सिनेरियो, शेयरिंग वेल्थ। ठीक है, वेल्थ को शेयर करने का क्या है? So far we have been examining situation where people either claimed or wealth assigned status on the basis of wealth। तो लोगों का जो स्टेटस है वो वेल्थ के ऊपर डिपेंड होता है, वेल्थ के ऊपर, संपत्ति के ऊपर डिपेंड होता है। However, there were other possibilities as well। लेकिन बेटा अदर पॉसिबिलिटीज भी मौजूद हैं। क्या है वो? देखिए, मेन हु वर जेनरस, ऐसे लोग जो बहुत ही जेनरस होते हैं, ऐसे लोग जो बहुत ही दयावान होते हैं, ठीक है, उनका भी सम्मान होता है, उनकी भी रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, जो लोग दयावान होते हैं, दूसरे के लिए सोचते हैं। दोस हु वर माइजर और सिंपली एक्यूमुलेटेड वेल्थ फॉर देमसेल्फ वर डिस्पाइज्ड। तो जो लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन खुद के ऊपर ही खर्चा करते हैं, खुद के लिए ही कमाते हैं, उनको
बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, उनके प्रति थोड़ी सी अच्छी भावनाएं नहीं होती है, उनको एकदम लालची या उनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण कैसा होता है आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। लेकिन जो लोग दयावान होते हैं, जो लोग डोनेशंस देते हैं, जो सबके लिए सोचते हैं, उनका समाज में बहुत सम्मान होता है। तो यहाँ अभी तक तो हमने देखा कि समाज में प्रतिष्ठा उसकी जिसका इकोनॉमिकल रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल था, लेकिन यहाँ पे एक अल्टरनेटिव सिनारियो आपको सोसाइटी का दिखाई दे रहा है। अब ऐसा कुछ एग्जाम्पल के साथ हमको पढ़ना होगा। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है तमिलकम प्रदेश, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। दक्षिण भारत के अंदर अराउंड आज से 2000 साल पहले कुछ सरदारियों का, चीफडम्स का उदय हुआ था, ओरिजिन हुआ था, जिन्हें संगम डायनेस्टीज कहा जाता है। संगम पीरियड में कुछ ऐसे राजा हुए, कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने तमिल कवियों को के सम्मेलन ऑर्गेनाइज कराए, उन्हें डोनेशंस दिए, उन्हें प्रोटेक्शन दिया, ठीक है। और इन कवियों के द्वारा उन राजाओं के बारे में पोएम्स लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, उनके प्रेस किए गए, उनके लिए प्रशंसा की गई। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है, वन एरिया वेयर दीज वैल्यूज वर चेरिश्ड। तो कुछ ऐसे एरियाज जहां पर इस प्रकार की वैल्यूज को, इस प्रकार के सिद्धांतों को संजोया गया, और उसमें नाम आता है एंशिएंट तमिलकम, यानी प्राचीन तमिलकम वाला प्रदेश। तमिलकम का मतलब सिर्फ तमिलनाडु नहीं है, इसमें तमिलनाडु का भी एरिया है, आंध्र प्रदेश और केरल कर्नाटक का भी एरिया आता है, ठीक है। सो वेयर एज भी, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जैसे हमने पढ़ा था, यहाँ पर कई सारे ऐसे सरदारियों का उदय हुआ था अराउंड 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले, जिनमें से कई सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने कवियों को संरक्षण दिया था। उन कवियों के द्वारा कई सारी ऐसी कविताएं लिखी गई, सॉन्ग्स गाए गए राजाओं के सम्मान में, ठीक है। तो ये बेटा अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसमें एक अल्टरनेटिव सिनारियो था शेयरिंग वेल्थ या स्टेटस का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द फ्यू एमसीक्यूज। अब हमारे सामने कुछ एमसीक्यूज हैं जिनके आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये पार्ट 1 के ऊपर बेस्ड है, जो हमने पार्ट 1 किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कीप इन माइंड व्हेन स्टडिंग द टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट का मतलब है इसमें इंस्क्रिप्शन भी शामिल है। तो जब भी इतिहासकार किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, ठीक है, या किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो उन्हें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हु कंपोज्ड एंड व्हाट एंड फॉर हुम, किसके द्वारा कंपोज किया गया, क्यों किया गया और किसके लिए किया गया, कौन सी लैंग्वेज यूज की गई, देन द वे इन विच द टेक्स्ट सर्कुलेटेड, किस तरह से टेक्स्ट को सर्कुलेट किया गया था, यानी उसका प्रचार प्रसार हुआ था। तो आपको बताना है कि क्या सभी सही है या फिर कोई एक सही है। इतिहासकारों को ग्रंथों को पढ़ते समय कौन सी मुख्य बात को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डन व्हाइल प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। जब महाभारत का क्रिटिकल एडिशन परफॉर्म किया जा रहा था, तो कौन कौन सी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखा गया था, ठीक है। संस्कृत, या कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए गए थे। संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड। संस्कृत की जो पांडुलिपियां देश के अलग अलग भागों से या देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाओं में जो लिखी गई, उनको कलेक्ट किया गया। सिलेक्टेड वर्सेस फाउंड इन द ऑलमोस्ट ऑल मैन्युस्क्रिप्ट, सभी पांडुलिपियों में से जो कॉमन श्लोक्स थे उनको सिलेक्ट किया गया। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है या दोनों ही गलत हैं, आपको आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको मैच करके बताना है, कुछ टर्म्स हैं और आपको मैच करना है कि वो टर्म्स किस ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रही हैं या किस चीज को आइडेंटिफाई कर रही है। तो बेटा कुल, चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं। कुल जो टर्म है ये आइडेंटिफाई करती है फैमिली को, यानी परिवार को। परिवार के लिए ग्रंथों में कुल शब्द का यूज किया गया है। नेक्स्ट, जाति। तो बेटा जाति शब्द जो है वो एक परिवार के बड़े ग्रुप को, क्योंकि परिवार एक बड़े ग्रुप का एक हिस्सा होता है, ये मैंने आपको पहले पार्ट में समझाया था। तो जाति शब्द जो है वो क्या है, लार्जर ग्रुप ऑफ किनफोक, यानी संबंधियों का एक बड़ा समूह, ठीक है। एंड देन वंश जो होता है वो क्या होता है, एक परिवार या एक फैमिली या एक जाति के जो लोग हैं, जो ग्रुप के सदस्य हैं, उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है उसे क्या कहा जाता है, वंश। तो लीनेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 इज कनेक्टेड विद सी, इट मीन्स 2 इज कनेक्टेड विद बी एंड 1 इज कनेक्टेड विद बी। पहला कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, बी के साथ, दूसरा कनेक्ट हो रहा है सी के साथ और थर्ड कनेक्ट हो रहा है ए के साथ। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। On what basis was the successor declared after the महाभारत वॉर। महाभारत के युद्ध के बाद सक्सेसर को किस बेसिस पर डिक्लेयर किया गया था, आपको बताना है। पेटलिनी, मेटलिनी, मेरिट बेसिस या फिर नन ऑफ दी अबव। आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मैरिज सिस्टम इज कॉल्ड एक्सोगेमी। किस प्रकार की विवाह प्रथा को, व्यवस्था को
एक्सोगेमी कहा जाता है मैरिज विद इन अ यूनिट यानी अपने ही ग्रुप में समूह में विवाह करना, मैरिज आउटसाइड द मैरिज बाहर या दूसरे ग्रुप में दूसरे गोत्र में विवाह करना, प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग अ सेवरल वाइफ्स एक व्यक्ति जो बहुत सारी फीमेल्स के साथ विवाह करता है, या फिर एक वुमेन हैविंग मैरिज विद सेवरल हस्बैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आंसर कमेंट करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ द गोत्रा सिस्टम, गोत्र व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल आपको यहां पर बताना है। ठीक है, हमने देखे थे दो प्रिंसिपल्स थे गोत्र सिस्टम में, आपको बताना है कौन सा इनमें से एक है। मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र शुड मेरी यानी एक ही गोत्र के लोगों को विवाह करना चाहिए। मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मेरी एक ही गोत्र के लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए। वुमेन शुड कैरी देयर फादर्स गोत्र आफ्टर द मैरिज, विवाह के बाद महिलाओं को अपने पिता के गोत्र को कैरी करना चाहिए, या नन ऑफ द अबव। अगेन यू हैव टू पुट योर आंसर, आपको इसका भी आंसर देना है। चलिए, तो ओवरऑल हमने यहां पर ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया, एक बार देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार हुआ, किनशिप एंड मैरिज के कई सारे रूल्स और प्रैक्टिसेस, एंड देन सोशल डिफरेंशिएशन, सामाजिक जो विषमताएं थी, जो सोशल डिफरेंशिएशंस थे, उसको हमने यहां पर पढ़ा विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। समझ गए? चलिए, तो यहीं पर अब सारे हमारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, और इसी के साथ अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहें CUET वाला पर। थैंक यू सो मच।